गुड मॉर्निंग सबको एंड वेलकम। आप सब आए यहाँ पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये इंटरेक्शन तो हमारा वन वे होने वाला है। मैंने कभी किया नहीं है वन वे इंटरेक्शन पर उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। तो सबसे पहले मेरे बारे में मैं मनोज कुमार महरिया हूँ और इस साल का रैंक 628 हूँ सिविल सर्विसेज 2022 का। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 का था जिसमें मैंने प्रीलिम्स पास किया था। और लेकिन मेंस मेरा कुछ मार्क्स से लगभग 13 नंबर से मेंस में क्लियर नहीं कर पाया था मेंस की कट ऑफ एंड जी। तो दूसरा अटेम्प्ट था सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है और इसमें रैंक मेरे को 628 मिला है। अब देखते हैं क्या आता है और अभी पोस्ट एलोकेशन हुआ नहीं है, तो उम्मीद कर रहे हैं कौन-सी पोस्ट हो मिलती है, वो टाइम के साथ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक अनुमान है आईआरएस कस्टम्स मेरे को मिलेगी, जो मेरी 4th चॉइस थी। एंड अ, इसके साथ में और क्या बचा है, इस साल मैं वापस से अटेम्प्ट भी दे रहा हूँ 2023 का रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैंने प्रीलिम्स फिर से पास कर दिया है, तो मीन्स 3 प्रीलिम्स दिए मैंने, तीनों पास किए हैं और प्रीलिम्स मेरे अच्छे मार्जिन से पास होते हैं। तो आपको किसी को कोई भी डाउट हो किसी चीज़ को, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ में। और एक चीज़ मैं पहले ज़रूर आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो इंटरेक्शन हम अभी करने वाले हैं, इसमें जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगे, जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ जो मीन्स कोई भी स्ट्रैटेजी मेरी जो मैंने अडॉप्ट करी थी, वो आपको सुनकर कंफर्टेबल लगे, वो ही चीज़ अडॉप्ट करना। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो मेरी स्ट्रैटेजी आपको भी काम आएगी, है ना? तो ब्लाइंडली कोई भी टॉपर हो, किसी की भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, है ना? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एंड मुकुल थैंक यू। एंड जी अनु, ठीक है ना? तो स्ट्रेटजी देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस एग्ज़ाम में। अगर आप किसी को भी कॉपी करने जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स होंगे और फिर इरिटेशंस डेवलप होने लग जाती हैं धीरे-धीरे, क्योंकि हम किसी और की स्ट्रेटजी को अच्छे से इंटरनलाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जितना हो सकेगा मेरा एक्सपीरियंस जो भी था इस एग्ज़ाम के साथ में मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद ने ही एक्सप्लोर करी थी, तो वो चीज़ें मेबी आपको हेल्प करें। लेकिन वो ब्लाइंडली कोई भी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ॉलो मत करिएगा। जो भी आपको बहुत कंफर्टेबल लगे, अच्छी लगे कि हाँ, ये चीज़ सही बोली है, वो अडॉप्ट करिएगा। क्योंकि सबका पर्सनैलिटीज़ अलग होती हैं, तो जो कम्फर्ट ज़ोन होता है, वो भी सबका अलग-अलग होता है ना? हुँ, बेसिक्स बुक्स तो नीतीश जी देखिए वो ही हैं। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। अ, 1 सेकंड है ना? तो आप एनसीईआरटी से शुरू करिए, एनसीईआरटी सारी नहीं पढ़नी होती हैं। जैसे एनसीईआरटी में आप हिस्ट्री की 6 से शुरू कर दीजिए, 6 से 12 तक की पढ़ लीजिए, है ना? उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। मैंने खुद ने 6 से 10th तक की जो नई एनसीईआरटी थी वो करी थी। फिर जब मेरा एडवांस सिलेबस मुझे करना था हिस्ट्री का, तो मैंने एक तो जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है राजीव अहीर साहब की है सर शायद, है ना? वो करी थी, है ना? और मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, 2 ही बुक्स हैं, छोटी-छोटी बुक्स आती हैं लेकिन ठीक है, ठीक-ठाक बुक्स आती हैं, है ना? वो 2 बुक एनसीईआरटी की ही एंशिएंट और मिडाइवल के लिए की थी। तो इसके अलावा मैंने कोई एडवांस बुक उसके लिए एंशिएंट के लिए और मिडाइवल के लिए नहीं करी। साथ में आप ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी से पूरी हो जाएगी, है ना? आप 9th-10th की ज्योग्राफ़ी कर लीजिए, अगर आपकी ज्योग्राफ़ी कमज़ोर है तो। 11th की ज्योग्राफ़ी पर एक्सट्रीम फ़ोकस डालिएगा, 11th की ज्योग्राफ़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो सब कुछ क्लियर कर देती है, अगर आपने उसको समझ लिया तो, है ना? हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी सिर्फ़ मैंने हिस्ट्री की करी थी। मैं देखिए संजय जी मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैंने किया था, वो मैं आपको बता दूँगा, है ना? आप उसके बेसिस पे अगर आपको ठीक लगे तो आप देखिएगा, है ना? और 11th की हो गई एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। अब 12th की भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है और इंडिया बेस्ड ज्योग्राफी है वो 12th में है। तो ज्योग्राफी की 9th, 10th, 11th, 12th सफिशिएंट है। इकोनॉमी की 9th, 10th की सफिशिएंट है। इकोनॉमिक में आपको एडवांस बुक भी करनी पड़ेगी साथ में। अ, वो अब एडवांस बुक आप कोई भी ले लीजिए सब जो बताते हैं वो ही बुक्स हैं। उनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो काम में आएँगे, बाकी इकोनॉमी में बेसिकली जो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स होते हैं ना, वो ही काम के रहते हैं, है ना? तो वो पुराने कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछ रहे हैं।
एक सेकंड आते हैं संजय जी पीवाईक्यूज़ पर भी, है ना? सिलेबस तो देखिए जो सिलेबस यूपीएससी ने प्रोवाइड करा रखा है उसको पढ़िए, एनालाइज़ करिए, है ना? पहले बुक्स डिस्कस कर लेते हैं मेरे ओपिनियन में, है ना? तमिलनाडु एनसीईआरटी भी बहुत लोग प्रेफ़र करते हैं, वो भी कर लीजिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप कोई एनसीईआरटी पुरानी वाली कोई सी भी प्रेफ़र कर लीजिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन उनमें प्रोवाइड कराई गई है, स्पेसिफ़िकली हिस्ट्री के बारे में। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी में 9th-10th की करनी होती है, बाद में वो एडवांस बुक में आपको चीज़ें मिलेंगी, वो ही करनी होंगी, है ना? एडवांस बुक आप मेरे को राइटर का नाम तो नहीं याद है एडवांस बुक का, लेकिन जो बेसिक बुक्स बताते हैं वो ही होती है या फिर किसी कोचिंग का करंट जो भी नोट्स होते हैं, वो आप कर सकते हो। फिर इसके अलावा कौन-सा पॉलिटी के लिए आप एक तो 9th-10th की स्लाइटली पढ़ो तो पढ़ लो, एक 11th की पॉलिटी की बुक ज़रूर पढ़ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में एनालाइज़ किया गया है ना? तो वो आप 11th की बुक बहुत इम्पोर्टेंट होगी। फिर साथ में 12th की पॉलिटी की मेरे को याद नहीं है कि मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैंने जब पढ़ी थी तो मैंने साथ में सबके नोट्स बनाए थे, उसके बाद में मैंने कभी बुक्स को वापस नहीं खोला, मैं नोट्स पे ही रिलाई करता हूँ। लेकिन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है उसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ाई करिए। सिर्फ़ रटने के लिए इस बुक एग्ज़ाम में कुछ नहीं होगा आपके लिए, है ना? तो अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ाई करिएगा, तो वो चीज़ें इंटरनलाइज़ होंगी क्योंकि हमें सिर्फ़ एक अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है आपको 3, 4, 5 अटेम्प्ट भी देने पड़ें, तो बार-बार हम वो रट नहीं सकते और बुक को वापस नहीं पढ़ सकते। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ नोट्स बनाइएगा, वो काम आएँगे। साइंस सर करंट अफ़ेयर्स के बेसिस जो भी साइंस है, जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, तो आप इस फॉर एग्ज़ाम्पल ये करंट अफ़ेयर्स का इश्यू हो गया, तो ऑर्बिट्स कौन-कौन से होते हैं, कौन-सा रॉकेट यूज़ किया गया है, चंद्रयान से हमें क्या-क्या मीन्स इसरो क्या-क्या वहाँ रिसर्च करने की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, उनसे क्या-क्या इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन सोसाइटी को फ़ायदा होगा और ग्लोबली उसका क्या फ़ायदा होगा। जैसे चंद्रयान 1 जो था, वो पहला ऐसा ह्यूमन मिशन था मून के लिए जिसने वाटर वेपर जो मून के एटमॉस्फेयर में कन्फर्म करी थी कि हाँ, वाटर वेपर है ही, है ना? तो वो एक पूरी ह्यूमन सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा था, तो ऐसे ही जो मिशंस हैं साइंटिफिक वो ही काम आते हैं, कोई ज़्यादा वो बेसिक साइंस आप पढ़ना चाहो तो 9th-10th की साइंस पढ़ लो। जैसे लास्ट ईयर ज़रूर मेंस में एक क्वेश्चन आ गया था कोई डिग्रेडेशन के ऊपर, है ना? तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो लेकिन वो टाइम एंड जो कॉस्ट अपन एनालिसिस करें उसका जितना टाइम उसमें लगता है, मेरे को तो वो सूटेबल नहीं लगता है। एनवायरनमेंट के लिए सर आप कोचिंग्स के नोट्स आते हैं, एक शंकर आईएएस की बुक आती है, लेकिन वो बुक बहुत लेंथी है और मीन्स उसको पढ़ने में जितना टाइम जाएगा उतना उस बुक में से आते नहीं हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में वो ही बचती हैं फिर। तो एक बार आप आँखों में से निकाल लीजिए किसी कोचिंग के नोट्स या फिर शंकर आईएएस, है ना? ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, है ना? उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे, वो मेरा संजय जी दूसरा अटेम्प्ट था, अब तीसरा अटेम्प्ट चल रहा है। तो उसको आँखों में से एक बार निकाल लीजिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना? जैसे इकोटोन क्या होता है ना? ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, है ना? और बायोमास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, बहुत कम उस बुक में से मैटर मिलेगा जो आपके काम आने वाला होगा, तो शंकर आईएएस में से वो निकाल लीजिएगा। यही आर्ट एंड कल्चर की जो सॉरी शायद वो आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है ना? वो बहुत बल्की बुक है, तो उसमें से बहुत कम टॉपिक्स हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। जैसे एक तो म्यूज़िक के ऊपर हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कार्नेटिक म्यूज़िक है, वो कर लेना। पेंटिंग्स के ऊपर है, वो कर लीजिएगा और और उसमें क्या होता है टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर जो टॉपिक है उस बुक में, वो कर लीजिएगा। एक लैंग्वेज के ऊपर कर लीजिएगा, वो कई जगह काम आ जाता है ना? तो ऐसे बहुत कम टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, वो कर लीजिएगा, पूरी बुक के साथ मत जाना क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। लक्ष्मीकांत सर इनफ रहेगा, देखिए लक्ष्मीकांत एक बेसिक बुक है जो आपको पॉलिटी के सारे बेसिक्स क्लियर कर देगी। पॉलिटी यूपीएससी में पॉलिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और लक्ष्मीकांत शुरू से लास्ट तक कॉन्स्टिट्यूशन को एलाबोरेट करने वाली बुक है। तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद में जो भी डेली चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है ना? डिफेक्शन हो रहा है ना? अब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, तो इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में एनालाइज़ करना पड़ेगा और जो उनकी प्रोस, कॉन्स जो भी हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा है, उससे कनेक्ट करके जो भी आंसर्स होंगे, वो आंसर बनाने पड़ेंगे।
तो लक्ष्मीकांत पढ़िए अच्छे से थोरोली, उसके बाद में जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हों, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस क्या है और फिर पॉलिटिकल जो अभी प्रैक्टिकलिटीज़ क्या हैं, उन पर काम करना पड़ेगा। यही है। लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है और लक्ष्मीकांत ही काम आएगी। बाकी करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा हो उसको एनालाइज़ करते जाइए। सर मैथ्स जैसा इस बार का सीसेट का पेपर आया है, मैथ्स भी ज़रूरी है और आपकी रीज़निंग भी ज़रूरी है। साथ में जो कॉम्प्रिहेंसिव का सेक्शन होता है जो इंग्लिश के पैराग्राफ्स वग़ैरह आते हैं उसमें सीसेट के पेपर में, उन पर भी काम करिएगा। सर बीटेक अनन्या जी बीटेक के साथ में इसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो तो आपका बीटेक मैंने की नहीं है। मैंने तो ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ से करी है, वो भी मैंने नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के तरीके से करी, मतलब कॉलेज नहीं जाना। वैसे ही तो मैं ये एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं कर पाऊँगा, अगर आपकी बीटेक बहुत हेक्टिक है, तो शायद कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर बीटेक में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, तो उसका मुझे पता नहीं है। तो आप कर सकते हो साथ में। मंथली मैगज़ीन्स काम आती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। मंथली मैगज़ीन्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन न्यूज़पेपर को भी अच्छे से पढ़िए, है ना? और जी, न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए और मंथली मैगज़ीन्स कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा तो आप देखिए हद से ज़्यादा रिसोर्सेज़ पड़े हैं, तो आप कितना भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। चलिए पहले एक बार कमेंट्स को रोककर जैसा मुझे फॉर्मेट मिला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी जर्नी कैसी रही है? मेरी जर्नी बेसिकली मीन्स यूपीएससी की जो भी जर्नी है, यूपीएससी से पहले मेरी स्कूलिंग 2015 में कंप्लीट हो चुकी है। 2015 में मेरी 12th हुई थी और उस टाइम मैं क्रिकेट खेलता था एज़ ए प्रोफ़ेशन और मैं प्रोफ़ेशनल क्रिकेट प्लेयर था। तो मैंने बाद में 12th के बाद में पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझे क्रिकेट एज़ ए करियर परस्यू करना था। तो और मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ। तो उस टाइम भी मैं प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेल रहा था, मैंने डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए ऐसे। फिर 2015 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी 12th के बाद में और तो फिर 2015, 16, 17 और 18, है ना? 2015 के बाद में लगभग 3 साढ़े 3 साल मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है। फिर 2000 उस टाइम मीन्स मैं खेल ही रहा था और वहीं मेरा पूरा फ़ोकस था, है ना? और उसके बाद में 2018 में कोई मेरे को इंजरी हुई थी, क्रिकेट के मैच के टाइम पर ही लिगामेंट की एसीएल लिगामेंट होता है हमारे नी में, उसकी इंजरी थी। तो मुझे क्रिकेट वापस छोड़ना पड़ा था एंड बाद में मैंने सोचा कि अब क्या करें? क्योंकि पढ़ाई छोड़ दी थी क्रिकेट के लिए और अब क्रिकेट भी छूटने वाला था। तो फिर मैंने पढ़ाई की तरफ बाद में कोई और ऑप्शंस नहीं बचता है, तो बेसिकली फैमिली मिडल क्लास है और ऐसे तो कोई मीन्स स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ठीक है मिडल क्लास फैमिली है तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो फिर पढ़ने का वापस मैंने सोचा था। जी, अभी करंट अफ़ेयर्स पर आते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए फिर, है ना? फिर दी तो फिर मैंने पढ़ाई का वापस से सोचा कि चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं ताकि कोई नौकरी वग़ैरह मिल जाए, करियर स्टेबलिश हो जाए, है ना? तो फिर वापस से पढ़ाई शुरू करी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी चालू करी। 2018 में फिर कॉलेज वापस से चालू करी क्योंकि कॉलेज मैंने की नहीं थी ग्रेजुएशन। और उसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कुछ पढ़ाई करी मैंने और ये जो जैसे कांस्टेबल वगैरह की सी ग्रुप की होती हैं एग्ज़ाम्स इनको लेकर ही। तो फिर 2018 लास्ट में स्टार्ट करी और बाय 2019 एंड तक मैं 3 नौकरी लग गया था, है ना? गवर्नमेंट सर्विसेज़। वो उस टाइम पहले लगता था कि क्योंकि जैसा हमारी सोसाइटी में हो वाला है कि गवर्नमेंट नौकरी लगना तो हद से ज़्यादा मुश्किल है ना? लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं रहा, है ना? अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करोगे, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और तो वो ही रहा। मेरे को 2019 दिसंबर तक 3 नौकरियाँ गवर्नमेंट सर्विस में मिली। एक को एसएससी जीडी में थी, वो कांस्टेबल की पोस्ट थी और एक डीआरडीओ में एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर की थी और एक सीबीएसई में जूनियर क्लर्क की पोस्ट थी, वो मिली। लेकिन वो नौकरियाँ मिली लेकिन वो एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन कभी फ़ील नहीं कर पाया मैं उन जॉब्स के साथ में। वो जॉब मैंने जॉइन नहीं करी थी, वो जब मिली थी उसी टाइम की बातें हैं। तो वो एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन जो होता है वो फ़ील नहीं कर पाया था मैं कि कि मीन्स पहले ये था कि मैं इंडिया खेलूँगा, सपना बड़ा सारा ले रखा था, लेकिन अब यहाँ आकर ये सी ग्रुप की नौकरियों पे आकर लटक रहा था। लेकिन वो ठीक है, वो एक स्टेबिलिटी ज़रूर मिली मुझे उनसे कि ठीक है, हम नौकरी तो लग रहे हैं, है ना? फिर सोचा कि चलो अब कुछ अच्छा करते हैं
और नौकरी लगना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना बताया जाता है कि गवर्नमेंट सर्विस तो है ही नहीं, मिलती ही नहीं है, इतना कॉम्पिटिशन है, ये है, वो है। तो फिर मैंने उस टाइम मेरे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे अर्ली 2020 में और उस टाइम मैंने फिर डिसाइड किया कि यूपीएससी के बद देखते हैं कि अब सबसे अच्छा यूपीएससी बचता है ना? तो यूपीएससी के बारे में सोचना चालू किया, साथ में वो कॉलेज के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी दिए मैंने। ये ऐसे-ऐसे करते हुए मार्च 2020 कंप्लीट हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया था मार्च के अंदर। फिर थोड़ा टाइम लगा समझने में कि क्या फ़ॉर्मेट रहता है, कैसे पेपर्स रहते हैं, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, क्या एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना? तो रिसर्च करी, इंटरनेट पर रिसर्च करी, मेरे जीजाजी सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे कुछ चीज़ें पूछी। जो-जो मुझे लगा कि किसी को थोड़ी बहुत भी जानकारी है, कुछ लोगों से, उनसे मैंने पूछने की कोशिश करी। फिर बाय मार्च अप्रैल में फिक्स कर चुका था कि हाँ, मुझे अब मैं यूपीएससी के ही एग्ज़ाम में यूपीएससी की प्रिपरेशन ही शुरू करूँगा। फिर मैंने एनसीईआरटी ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लग चुका था तो ऑनलाइन एनसीईआरटी आ गई। एनसीईआरटी मैंने मार्च अप्रैल में एनसीईआरटी चालू करी और मुझे एनसीईआरटी में बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं बहुत समझ-समझ कर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे को ये था कि कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना? और वो रटना और सिंपल रीडिंग से भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं करती हैं। तो मैंने समझ-समझ कर पढ़ना चालू किया और फिर एनसीईआरटी में मेरे को लगभग 3 साढ़े 3 महीने लग गए थे, है ना? जून तक मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट हुई। और वो एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही मैंने साथ में मेरा ऑप्शनल भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे सोशियोलॉजी ऑप्शनल करना है। एनसीईआरटी मैंने इतनी अच्छे से पढ़ी कि जब मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा होता ना एनसीईआरटी में, तो मेरे को लग उसमें इतना इंटरेस्ट आता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को यही सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा था। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया क्योंकि मैं 2021 का जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं उसी को बहुत सीरियसली टारगेट कर रहा था कि हाँ, यही अटेम्प्ट मुझे करना है। 10th और 12th में मेरे मार्क्स 10th में है मेरे 8.4 सीजीपीए है ना? अब वो कैसे आए वो मैं नहीं बताऊँगा। 12th में मेरे 62.8 परसेंट हैं जो उसमें भी थोड़ा-सा ये था कि मेरे जो ड्राइंग एक सब्जेक्ट था, उसमें मेरे 90 के आस-पास मार्क्स हैं, नहीं तो ये 60% मार्क्स 62% मार्क्स भी नहीं आते, है ना? एनसीईआरटी मैंने एक बार करी थी और बहुत अच्छे से करी थी। उस टाइम साथ में मैं नोट्स भी बना रहा था उसके। वो थोड़ा-सा नोट्स उस टाइम बनाने नहीं आते थे तो बल्की हो गया था मेरे लिए। लेकिन ठीक है धीरे-धीरे प्रोसेस में ही हम सीखते जाते हैं और एक सेल्फ इवैल्यूएशन हमें हमेशा करना चाहिए डेली सोते जब काम करके सोए ना शाम को, तो हमें इवैल्यूएट करना चाहिए कि आज हमने जो किया, वो कैसा किया, अच्छा किया कि नहीं किया, है ना? और अच्छा किया तो खुद को एप्रिशिएट करिए और अच्छा नहीं किया तो खुद को कोई भी आप तरीका समझ सकते हैं पनिश करने का। जैसे मैं जिस दिन अच्छा नहीं कर पाता था, उस दिन मैं फिर जिस चीज़ से मुझे अच्छा लगता था जैसे कोई वीडियो देख ली, है ना? वो टाइम फिर के कट करने लग जाता था, सोने का टाइम कट करने लग जाता था, है ना? तो फिर एनसीईआरटी हो गई थी मेरी जून तक, फिर मैंने ऑप्शनल भी डिसाइड कर लिया था सोशियोलॉजी कि सोशियोलॉजी लेना है क्योंकि 2021 को मैंने टारगेट किया था, उसके लिए मेरे पास बहुत कम टाइम था। पहले 2021 की एग्ज़ाम लगभग शायद जून में थी, है ना? तो मेरे पास 14 एक महीने थे, 14 महीने में मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी थी, है ना? और तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 4 महीने में लोग बोलते हैं कि 5-6 महीने में वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है ना? फिर लेकिन मेरे को टाइम लिमिटेड था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूँगा और मैंने 4 महीने का शेड्यूल रखा कि 31st अक्टूबर 31st का महीना होता है ना? हाँ, 31st अक्टूबर तक मुझे मेरा सोशियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। और तो मैंने सोशियोलॉजी शुरू करी और फिर 4 महीने मैंने आगे के 4 महीने रखे थे जीएस के लिए, तो वो कंप्लीट होने थे फ़रवरी 28 तक। फिर मेरे पास बचे 3 महीने, उनमें से मैंने डिसाइड किया था कि मैं 20 दिन 1 महीना आंसर राइटिंग को दूँगा ताकि प्रीलिम्स से पहले आंसर राइटिंग में एक स्ट्रक्चर वगैरह आ जाए, ताकि प्रीलिम्स के बाद में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीज़ें मेरे लिए। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं प्रीलिम्स कर लूँगा क्योंकि मैं बहुत ध्यान लगाकर और समझ-समझ कर चीज़ों को पढ़ रहा था, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी आ रही थी। और उसी का वो उस टाइम की वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का ही रीज़न है कि मैंने 3 अटेम्प्ट में तीनों प्रीलिम्स पास करी हैं। अभी मेरा तीसरा अटेम्प्ट चल रहा है जो 23 का अटेम्प्ट है और मैंने बहुत अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स पास करी हैं। मेरे पहले प्रीलिम्स में 2021 में लगभग 100 के आस-पास स्कोर था। 2022 में मेरा स्कोर लगभग 130 के आस-पास है।
127 है या फिर 130 के आसपास है। और इस बार जो प्रीलिम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जबकि और साथ में मेरा इंटरव्यू भी लेट था। मेरा 8 मई को ही इंटरव्यू था, 23 मई को रिजल्ट आया, 28 मई की प्रीलिम्स थी। तो इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच में तो 20 दिन थे। उसमें रिजल्ट की वजह से वो रैंक मिलने की वजह से भी 4-5 दिन वहाँ वेस्ट हो गए। साथ में मेरे ग्रेजुए उसकी मास्टर्स के एग्जाम चल रहे हैं, है ना। कोचिंग नेसेसरी नहीं है सर, और कोचिंग मैंने की भी नहीं है। मैंने सिर्फ जो क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है ना। तो तो मेरे पास 20 दिन ही थे, फिर भी मेरी प्रीलिम्स पास हो गई, जबकि बहुत लोगों की नहीं हुई है, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी उनकी भी। इसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने जो पहले जब पहली बार पढ़ाई करी थी, तो उस टाइम भी कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के लिए ही पढ़ाई करी थी, और चीज़ें समझ-समझ कर करी। तो वो बार-बार कन्फ्यूजन्स अब भी क्रिएट नहीं होते हैं, है ना? तो फिर मैंने ऑप्शनल की प्रिपरेशन चालू करी, खुद से ही सेल्फ स्टडी करना चालू किया मैंने मेरे घर से ही। और मैंने जो भी टाइम था मैं डेली के टारगेट सेट करता था। डेली खुद को इवैल्यूएट करता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ मुझे कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार हम गलतियाँ दोहराते जाते हैं और उनको खुद को इवैल्यूएट नहीं करते हैं, तो फिर वो गलतियाँ ऐसी लगती हैं, वो गलतियाँ ही आदत बन जाती हैं। इसलिए सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है ना? और सेल्फ इवैल्यूएशन, हम गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम गलत हैं कि नहीं है, उसका कैसे पता चलता है कि हम किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस चीज़ के साथ मैंने पहले भी बोला था और अभी बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ के साथ मैं कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी के साथ करो। तो जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम करेगी, है ना? तो सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूरी है, डेली का डेली। उस डेली के टारगेट्स रखता था, वीकली टारगेट्स रखता था कि मुझे 1 वीक से ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखता था, क्योंकि बाद में वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा दिखने लग जाता है, और सामने पहाड़ दिखता है तो छोटे-छोटे रास्ते मुश्किल लगने लग जाते हैं फिर। तो फिर वो डेली के टारगेट्स मैंने पूरे किए। बाकी चीज़ें देखो, जो एडिशनल चीज़ें हैं जो हम जनरली सोशल लाइफ़ में करते हैं, वो एक बार छोड़नी पड़ती हैं, शादियाँ वगैरह, त्योहार वगैरह। वो टाइम लिमिटेड था तो छोड़ी मैंने भी। और मेरा फिक्स 4 महीने से 3 दिन कम में मैंने सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस कर दिया था, और मेरा सिलेबस, मेरे नोट्स वगैरह अच्छे बने, है ना? जो भी मैंने दोनों अटेम्प्ट में दोनों मेंस लिखे हैं, है ना? तो जो पेपर्स देखकर मुझे लगा कि मेरे नोट्स अच्छे बने हैं, कि थोरोली चीज़ें कवर कर रखी हैं मैंने नोट्स में, तो मुझे दोबारा से बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने लगभग अक्टूबर के बाद में नवंबर से 1 नवंबर से मैंने मेरी उसकी जीएस की जो वो सिलेबस था वो स्टार्ट किया। साथ में मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी खरीदी, एंड उस टेस्ट सीरीज़ में मैंने कुछ टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, है ना? और जो ज ज उसका प्रीलिम्स के ज़रूर मैंने टेस्ट अटेम्प्ट करना नवंबर-दिसंबर से चालू कर दिए थे, और मेंस के मैंने कुछ टेस्ट ऐसे आधे-आधे करके ऐसे अटेम्प्ट किए थे। एक आंसर राइटिंग का मैं साथ में बताना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग मैंने शुरू से ही करना चालू किया, पहले दिन से नहीं, लेकिन जब से मेरे को लगा कि हाँ, मेरे पास कुछ चीज़ों के लिए लिखने के लिए कुछ कंटेंट है, तब से ही। और देखिए, शुरू में सबको टाइम लगता है। आंसर राइटिंग में एक आंसर लिखने में आधा घंटा लगता है, तो आप इरिटेट मत होइए, है ना? और डाउन मत फ़ील करिए, सबको ही लगता है वो आधा घंटा शुरू में। और वो आंसर खुद का पहला का आंसर होता है, वो पढ़कर मीन्स ऐसे भी लगता है कि यार ये क्या आंसर लिख दिया मैंने, है ना? तो वो इरिटेशन सबको होती है, और आंसर्स बहुत खराब होते हैं शुरू में, लेकिन उसकी वजह से आप इनर्शिया मत डेवलप होने देना खुद के अंदर। इनर्शिया इन द सेंस, हमें ऐसे लगने लग जाता है कि यार मैं तो बहुत खराब लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, अभी छोड़ते हैं, पहले सिलेबस करती हूँ, फिर शुरू करेंगे। ऐसा मत करिएगा। खराब लिखा जा रहा है, लिखने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, टाइम लग रहा है लगने दीजिए, पर लिखिए, आंसर राइटिंग करिएगा ही, है ना? जब भी आपको लगे कि हाँ, अब मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट है, तब से। ठीक है, तो फिर नवंबर से मैंने जीएस का चालू किया, और मैं डेली के 3 आंसर्स लिखता था शाम को। और वो आंसर्स जैसे किसी भी वेबसाइट से कोई किसी भी कोचिंग की वेबसाइट से दृष्टि डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती है, इनसाइट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके और वो आंसर्स भी उनके नीचे मिल जाते हैं, जो लिखते हैं वो लोग अपलोड करते हैं। तो उनके साथ आप टैली कर सकते हो। तो वहाँ से क्वेश्चन लेता था, आंसर लिखता था। और फिर मेरा सिलेबस जीएस का भी मैंने फ़रवरी एंड तक मेरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया था, जो मैंने टारगेट किया था। क्योंकि मैं मेरे शेड्यूल्स मिस नहीं होने देता था। शेड्यूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, चीज़ें अपने आप लाइन में आ जाती हैं, चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। तो फिर फ़ेब तक मेरा जीएस भी कंप्लीट था, मेरा ऑप्शनल का सिलेबस भी हो चुका था। फिर मैंने 15-20 दिन जो मैं आंसर्स अजीब-अजीब से आंसर्स लिख रहा था मेंस को लेकर, वो आगे-पीछे जा रहे थे। तो उनको 15 एक दिन मैंने उनको दिए स्ट्रक्चर को लेकर,
अ हाँ, उसके स्ट्रक्चर को दिए 15-20 दिन, फिर मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन चालू कर दी कि अब मेंस के बाद में प्रीलिम्स के बाद में ही देखेंगे। पहले उस पर काम करते हैं, आंसर्स पे सॉरी प्रीलिम्स पर काम करते हैं और मैंने 3 महीने प्रीलिम्स के लिए रखे थे जिसमें मैंने करंट अफ़ेयर्स किए, बहुत अच्छे से थोरोली प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफ़ेयर्स जो मंथली मैगज़ीन में लास्ट में आते हैं या फिर आप जैसे डेली पीडीएफ्स आती हैं, विज़न आईएएस की आती हैं, वो आप कर सकते हो। तो मैंने डेली जो पीडीएफ्स थी वो भी की थी, है ना? और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। फिर करंट अफ़ेयर्स को थोरोली किया, जो रिविज़न जो जीएस का मैंने सिलेबस किया था उसको थोरोली किया मैंने, रिवाइज़ किया वापस से 2 या 3 बार मैंने रिवाइज़ कर लिया था वापस से, है ना? और पहले ऑप्शनल फिर जीएस मैंने क्यों किया था क्योंकि पहले जीएस जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म होना था, उस टाइम फिर प्रीलिम्स नज़दीक ही थी। तो मैंने सोचा पहले जीएस करेंगे फिर ऑप्शनल करेंगे तो प्रीलिम्स के जस्ट पास में जीएस की रिकॉल वैल्यू नहीं रहती है। तो मैंने इसलिए जीएस का बाद में किया था कि सिलेबस मेरा प्रीलिम्स के पास में ही हो, तो वो अच्छा रिकॉल करने के लिए अच्छा हो, है ना? फिर उसके बाद में मैंने क पेपर्स लगाना चालू किए। प्रीलिम्स में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है ना? जितने लगा सकते हो लगाइए। लेकिन सिर्फ़ मॉक टेस्ट का जो क्वांटिटी है वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा दिए। बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लगाओ जितने लगा सकते हो उतना। लेकिन मॉक टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका एनालिसिस करना, है ना? कि कि जो क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन का एनालाइज़ करिए, 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का एनालाइज़ करिए कि मेरा कोई क्वेश्चन सही हुआ है, तो वो सही क्यों हुआ? और उस टाइम जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था या कर रही थी, उस टाइम मेरी अप्रोच सही थी कि नहीं थी? कई बार क्या है तुक्के भी लगते हैं ना और देखिए तुक्के बहुत होते हैं। 50, 55, 60 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को नहीं आते हैं इस एग्ज़ाम में, है ना? तो उसको क्वेश्चन को एनालाइज़ करिए, उसके जो एक्सप्लेनेशंस आपको मिलते हैं कोचिंग्स की तरफ से, वो एक्सप्लेनेशन पढ़िए और फिर सोचिए कि जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, तो ये जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में हैं, जो उसका आंसर है क्वेश्चन का, वो मेरे दिमाग में रिकॉल हो रहा था कि नहीं हो रहा था, है ना? इससे पता है क्या होगा? इससे होगा कि हमारे दिमाग को चलने की आदत पड़ती है। बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, उसको पढ़कर तो छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन उसको एनालाइज़ नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग को चलने की आदत नहीं होती और जब हम ये करेंगे ना कि भई हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, तो मेरा दिमाग सही जगह था कि नहीं था मीन्स जो कंटेंट उसका आंसर है, वो चीज़ें ही मेरे दिमाग में चल रही थी कि नहीं चल रही थी। तो हमारे दिमाग को चलने की प्रैक्टिस होगी ताकि जब प्रीलिम्स में कुछ नए क्वेश्चन्स मिलते हैं ना, तो उनको देखकर घबराहट नहीं होती है। वहाँ भी फिर हमारा दिमाग एनालिटिकल मोड में आता है और उस क्वेश्चन का आंसर ढूँढने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ना? तो और जो क्वेश्चन गलत हुए, वो क्वेश्चन क्यों गलत हुए थे? आपने कहाँ गलती करी? आपने क्वेश्चन जब आप अप्रोच कर रहे थे, उस टाइम आप कहाँ मिस कर गए? आप किसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में गलती करी या फिर आपकी फैक्चुअल कंटेंट में कमी थी, क्या था? वो चीज़ें एनालाइज़ करिए और जो एक्सप्लेनेशन आपको मिला है, उसके साथ टैली करिए और एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, है ना? ऐसे पूरा पेपर एनालाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ऐसे करते हैं होता है हो सकता है कि उनके लिए वो स्ट्रैटेजी काम कर रही हो कि जो-जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। नहीं, सही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके पेपर्स में यू सिविल सर्विसेज़ के प्री में आपके क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन तुक्के से भी सही होते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आपको पार्शियली आ रहा होता है, वो भी आपको सही करने होते हैं, तो वो भी बहुत बार तुक्के से सही होते हैं। तो सही क्यों हुए हैं, वो भी आपको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैंने कोचिंग नहीं करी थी सर, है ना? और क्या बचा? फिर प्रीलिम्स के मैंने लगभग खूब सारे टेस्ट लगाए, 60-70 टेस्ट लगाए थे क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम था और मैं एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहा था, है ना? तो अरे क्या है पेपर जब हम मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लेते हैं ना और कंटिन्यूअसली हम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं लास्ट तक, तो फिर पेपर एंग्ज़ायटी कम हो जाती है ना? पेपर में बै एग्ज़ाम में बैठकर जो एंग्ज़ायटी डेवलप होती है ना कि मेरे को तो कुछ नहीं आता। देखो पेपर से पहले सबको लगता है कि कुछ नहीं आता है ना? लेकिन जब पेपर क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो खुद को काम रखिए, अपने आप चीज़ें आपके दिमाग में वापस आ जाएँगी जो आपने पढ़ा है। जो आपने पढ़ा है वो कहीं नहीं जाता है, वो हमारे दिमाग में ही होता है ना? बस वो एंग्ज़ायटी ज़्यादा तब होती है जब हम क्या बोलते हैं हमारे मॉक टेस्ट अच्छे से और खूब सारे नहीं लगाए हुए होते हैं, तो हमें वो पेपर हमारे लिए नई-नई चीज़ होती है। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाए हुए होते हैं, तो वहाँ एंग्ज़ायटी नहीं होती है। जो एग्ज़ाम का पेपर होगा
प्री का, उसको भी आप मॉक टेस्ट की तरह ही मानकर चलिए कि ये भी मेरा एक मॉक टेस्ट ही है जो मुझे अटेम्प्ट करना है ना? फिर वो न कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, एंग्ज़ायटी नहीं होगी। एक टाइम मैनेजमेंट शुरू से ही कोशिश करिएगा टाइम मैनेजमेंट सीखो, है ना? 10 क्वेश्चन कर लिए टाइम देखते रहिए साथ में टाइमर रखिए एक टेबल पर, ताकि आप जब मॉक टेस्ट लगाओ ना 10 टेस्ट, 20 टेस्ट लगाने के बाद में आपका एक फॉर्मेट सेट हो जाना चाहिए कि अगर आप 30 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको कितने मिनट होंगे होंगे मीन्स टाइमर में, है ना? तो वो टाइम के साथ आपको चलना ही पड़ेगा क्योंकि फिर वहाँ एग्ज़ाम में जब टाइम आगे-पीछे होता है ना और एक आपको प्रीलिम्स की रियलिटी बताता हूँ, प्रीलिम्स में क्या होता है, हम मॉक टेस्ट में क्या प्रैक्टिस करते हैं कि टाइमर स्टार्ट किया, क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, है ना? प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मॉक टेस्ट जैसा नहीं होता है, प्रीलिम्स में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना? तो एक तो उसमें वो पहले वो बहुत सारी शीट्स वगैरह भरनी पड़ती हैं, अटेंडेंस शीट वगैरह और कई बार क्या है, कई जगह अगर आपको एग्ज़ामिनर अच्छा नहीं मिला है ना, जो तो वो बाद में जब आप पेपर शुरू करते हो, उसके बाद में वो शीट्स ले लेके पहुँचते हैं आपके पास में। तो आपको गोले भरने पड़ते हैं वहाँ भी प्रीलिम्स में, बहुत सारे कोई रोल नंबर वगैरह सारे। तो वो 5-6 मिनट का काम होता है और ये 5-6 मिनट बाद में आपको वज़न लगने लग जाती है। 5-6 मिनट अगर शुरू में आप लेट हो गए, तो आप वज़न लगने लग जाते हैं क्योंकि आप मॉक दे रहे होते हो, तब तो आपको आदत नहीं होती है गोले भरने की। मीन्स वो अटेंडेंस शीट वगैरह भरने की। तो ये प्रीलिम्स का एक जो फैक्ट है जो मैंने भी जब पहली बार दिया तब मेरे को लगा कि यार ये तो मॉक टेस्ट में कभी प्रिपेयर किया ही नहीं हमने। क्योंकि मैं 5-6 मिनट लेट हो गया था प्रीलिम्स में वो अटेंडेंस शीट वगैरह भरने में। तो ये चीज़ भी आप पहले से प्रैक्टिस करके चलिएगा ताकि वहाँ जाके आपको ऑकवर्ड फ़ील ना हो। दूसरा क्या होता है कि हम प्रीलिम्स में बैठकर पेपर शुरू करते हैं ना तो हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। मॉक टेस्ट में तो हम फटाफट क्वेश्चंस करना चालू कर देते हैं क्योंकि टेंशन नहीं होती है। प्रीलिम्स के पेपर में कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर हम शुरू के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम देना चालू कर देते हैं। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना? कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन शुरू करो तो उनमें एक्सेसिव टाइम नहीं लग रहा है और वो पता नहीं लगता है हमें कि कब टाइम चला गया है ना? हम वो क्वेश्चन को सही कि गलत ना हो जाए वो उस कॉन्शियसनेस के चक्कर में टाइम लग जाता है और फिर आगे वो बर्डन डेवलप होने लग जाता है। टाइम और बढ़ता-बढ़ता फिर आप बहुत लेट हो जाते हो। तो ये प्रीलिम्स का जब मॉक टेस्ट दो तभी आप ये प्रैक्टिस चालू करिएगा ताकि वो प्रीलिम्स में बैठकर आपको ऑकवर्ड ना लगे। ठीक है? तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए, उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया, साथ-साथ में मैं रिवीजन करता था। आंसर्स लिखना मैंने प्रीलिम्स तक नहीं छोड़ा था मतलब 1-2 आंसर्स मैं लिख ही देता 1-2 आंसर लिखने में 20 मिनट, आधा घंटा वेस्ट होता है। उसको एनालाइज़ करने में 10-15 मिनट और मान लीजिए, है ना? तो आधा घंटा तो हम कहीं भी लगा देते हैं, तो वो क्या कंटिन्यूटी बनी रही। और लकीली मेरा अच्छा प्रीलिम्स गया पहला, है ना? और पहला प्रीलिम्स मैंने अच्छे से पास कर दिया। सीसेट का एक सीसेट जो बहुत क्रूशियल है आज के टाइम पे जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, मेरी मैथ्स बहुत खराब थी हमेशा से ही, है ना? और लेकिन एक तो रीज़निंग पर मैंने काम किया। एक आप पता है रीज़निंग एज़ अ सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैथ्स एज़ अ सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। लेकिन आप 3-4 साल के प्रीलिम्स वो जो सीसेट के पेपर्स हैं वो उठाकर देखिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, है ना? उन क्वेश्चन्स पर काम करिए, उन टॉपिक्स पर ताकि आपको वो आपके बेसिक जैसे मेरे 85 से लेकर 90 के बीच में तीनों प्रीलिम्स में सीसेट में नंबर बनते हैं और वो ही बनते आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक्स पर काम किया रखा की कर रखा है, वो टॉपिक्स मुझे उनके क्वेश्चन्स मुझे पेपर में मिल जाते हैं और मैं वो क्वेश्चन कर आता हूँ। उन टॉपिक्स के अलावा जो क्वेश्चन्स मुझे मिल रहे हैं, वो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे को आते नहीं है मैथ्स, है ना? साथ में मैंने जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन्स आते हैं वो इंग्लिश वाले वो, है ना? यार इम्पोर्टेंट टॉपिक तो अब मैं कैसे बताऊँ आपको? आप सीसेट के पेपर देखिएगा जैसे एवरेज हो गया, है ना? एक वो अ, यार टॉपिक्स के नाम मेरे को याद नहीं है, मैंने बस क्वेश्चन के बेसिस पे प्रिपरेशन करी थी। एक वो होता है ना कि एक वो नल इतनी देर में टंकी भरता है, दूसरा इतनी देर में खाली करता है, उस तरीके के क्वेश्चन, स्पीड वाला, रेशियो वाला, है ना? एक वो कभी-कभी वो साइन थीटा, कोस थीटा वाला पूछ लेता है, वो मेरे को नहीं आते हैं, है ना? और एरिया का पूछ लेता है। रीज़निंग में फिर वो क्यूब वाले क्वेश्चन्स, एज वाले क्वेश्चन्स, रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चन्स, है ना? और ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, ये टॉपिक्स हैं जो मेन हैं। तो इन पर काम कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे कि आप पास हो जाओ। हमें 27 क्वेश्चन सही चाहिए सीसेट के पेपर में। और ये कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा 2-3 साल के। वो उन पर काम करोगे तो आपको 27 क्वेश्चन आपके सही करने लायक मिल जाएँगे। है ना? हाँ, ये परसेंटेज वगैरह ये सभी, ब्लड रिलेशंस वगैरह, है ना? साथ में जो वो इंग्लिश के पैराग्राफ्स वाला कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन्स आते हैं, उन पर काम करिएगा।
क्योंकि जब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे बहुत सारे आईआईटियंस मेरे ऐसे जानकार हैं जो जिनकी मैथ्स वगैरह, रीज़निंग वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग थी, है ना? उन्होंने कम्प्रिहेंशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, हमें तो मैथ्स वगैरह तो आती ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये ख खतरनाक आ गए, मतलब रीज़निंग मीन्स मैथ्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आ गई और उन्होंने कम्प्रिहेंशन वगैरह की प्रैक्टिस की नहीं थी, तो वो लोग फेल हो गए फिर। तो मैं कॉम्प्रिहेंशन भी करता हूँ, सारी चीज़ों को किसी चीज़ को छोड़कर मत चलिएगा इसमें, है ना? ताकि कोई अर्जेंसी में कुछ दिक्कतें ना हो। कोई पेपर खराब मीन्स खतरनाक पेपर आ जाए तो। तो सीसेट की ये स्ट्रैटेजी थी। सीसेट के भी मैंने 15 एक पेपर लगाए थे, 15 एक लगाए थे, 10-12 एक पिछली बार लगाए थे और 4-5 पेपर इस बार लगा पाया था क्योंकि इस बार टाइम नहीं था। लेकिन वही 85-90 के आस-पास मेरे नंबर तीनों में ही बनते आ रहे हैं और वही बन रहे हैं, है ना? तो सीसेट की ये स्ट्रैटेजी थी, जीएस की मैंने आपको बता दी, कंटिन्यूअसली रिवीजन किया था साथ-साथ में जीएस का सिलेबस के बाद में, पेपर लगाए थे, मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए थे और हाँ, फिर मेरा प्रीलिम्स भी पास हो गया था, ठीक-ठाक अच्छे मार्जिन से। फिर मैंने मेंस के लिए आंसर राइटिंग जो कर रहा था मैं, उसको पेपर्स में फुल फ्लेजेड फ्लेजेड पेपर्स देना शुरू कर दिया था मैंने प्रीलिम्स के जस्ट बाद में। 3 महीने थे हमारे पास में और टेस्ट सीरीज़ मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी थी। सोशियोलॉजी की अलग से करी थी और सोशियोलॉजी के आंसर्स भी देखिए वैसे ही लिखे जाते हैं, जैसे जीएस के लिखे जाते हैं। बस कंटेंट स्ट्रक्चर वगैरह वही रखना होता है, कंटेंट की चेंज होता है। स्ट्रक्चर मैं सिर्फ़ सोशियोलॉजी के बेसिस पे बता रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं मेरा बता रहा हूँ, आप बाकी आप एनालाइज़ कर सकते हो आपका। क्योंकि सोशियोलॉजी में ये स्ट्रक्चर्स वगैरह वो डायग्राम्स वगैरह हद से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हमारे आंसर्स का स्ट्रक्चर जनरली जीएस जैसा ही होता है। बस कंटेंट एनरिच करना पड़ता है, कंटेंट बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। आप कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो तो जीएस में आप जनरलिस्टिक तरीके से थ्योरी एक्सप्लेन कर दे रहे हो, है ना? टेस्ट सीरीज़ मैंने विज़न की और दृष्टि की ली थी। है ना? तो लेकिन सोशल अगर आप ऑप्शनल का आंसर लिख रहे हो तो उसमें आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। थ्योरीज़ कोई भी टॉपिक है उसकी थ्योरीज़ आज तक की जो भी थ्योरीज़ हैं वो लिखिए, रिसर्चर्स लिखिए, एग्ज़ाम्पल्स डालने पड़ते हैं, रियल टाइम एग्ज़ाम्पल्स डालने पड़ते हैं, उनको एलैबोरेट करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है ना? और कहीं डायग्राम है तो डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ता है। मेंस की स्ट्रैटेजी देखिए कंटीन्यूअसली आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी, है ना? और जीएस का जो आपने सिलेबस किया है, ऑप्शनल का सिलेबस किया है, रिवाइज़ वो ही चीज़ें करनी होती हैं। साथ में जब आप आंसर लिखोगे ना, तो कंटेंट एनरिचमेंट हमेशा अपने आप होता जाता है ना? तो कंटेंट एनरिचमेंट आपका न्यूज़पेपर हो गया, करंट अफ़ेयर्स की जो मैगज़ीन्स हो गई, उनसे चीज़ें पिक करते रहिए कि मेरे काम में क्या आ सकता है मेंस में। वो चीज़ें आप काम में लेते रहिए, है ना? और आंसर्स लिखते जाइए, धीरे-धीरे आंसर्स की आंसर्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होगी। आंसर्स में जो कीवर्ड्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आंसर पूछना क्या चाहता है। कई बार आंसर में पता है क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया होगा, है ना? और उसके बाद में उस स्टेटमेंट को क्रॉस करने के लिए कोई भी और जैसे क्रिटिकली एनालाइज़ करिए। तो हम वो स्टेटमेंट पढ़कर वो क्रिटिकल जो टर्म है उस पर ध्यान ना देकर उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर लिखना चालू कर देते हैं। है ना? तो फिर जो उसमें जबकि लिखना उल्टा होता है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जो शुरू में बहुत बार आपसे गलतियाँ होंगी, तो वो ही बात इनर्शिया नहीं डेवलप करने देना है, इरिटेशन नहीं होने देनी है, वो सबसे होती हैं। टाइम के साथ अपने आप आदत बन जाती है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ध्यान अपने आप जाने लग जाता है। ठीक है? तो ये आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी हो गई। मेंस में देखिए फुल फ्लेजेड पेपर मैंने प्रीलिम्स के जस्ट बाद में देने चालू कर दिए थे। मैं नोट्स पहले बना लीजिए, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि नोट्स पहले बना ली और रिवाइज़ फिर एक साथ ही रिवाइज़ करना चालू किया था। मैं वो पीसमील नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मेरे को सूट नहीं हो रही थी कि 2 दिन नोट्स बना लिए, 2 दिन रिवीज़न कर लिए, तो मैंने पहले सारे नोट्स बनाए फिर रिवाइज़ किया था। और पेपर्स में देखिए आप जितने मेंस के भी पेपर लिख सकते हो उतना अच्छा ही है। मैं वीक में 3 या 4 पेपर लिखता था कभी-कभी और फिर लास्ट में ये भी सोचता था कि मीन्स दिन में 2 पेपर लिखने हैं, लास्ट में जब मेंस पास आ गया था क्योंकि वहाँ आपको जाकर दिन में 2 पेपर लिखने हैं, तो अगर आप पहले से हैबिचुअल नहीं होगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। 2 पेपर लिखना ईज़ी नहीं होता है ना? तो 2 पेपर लिखने की प्रैक्टिस आपको मेंस से पहले करनी पड़ेगी और पेपर्स को वैसे ही एनालाइज़ करिए, जो क्वेश्चन्स हैं उनको क्योंकि जो हुँ।
जी। जो आपको कोचिंग्स की तरफ से डिटेल मटेरियल मिलता है ना, उससे आपका कंटेंट एनरिचमेंट होगा। आपको ये पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन के कौन से डायमेंशन्स एड्रेस किए हैं और कौन से डायमेंशन्स आपने छोड़ दिए हैं। क्योंकि डायमेंशन्स क्वेश्चन की जो डिमांड होती है ना, वो सारे के सारे क्लियरली मेंशन नहीं होते हैं। जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में पूछा, है ना? क्वेश्चन सिंपली लिख देगा कि एनालाइज़ द सो एंड सो प्रॉब्लम। मैनेजमेंट किसी सिटी में है, तो इसकी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करिए, क्वेश्चन ये बोल देगा। लेकिन उस प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है? उस प्रॉब्लम अभी करंटली प्रिवेल कर रही है तो क्यों कर रही है? मीन्स उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं? रिसोर्स वाइज़ फैक्टर्स क्या हैं? पब्लिक का बिहेवियर के फैक्टर्स क्या हैं? सोशल फैक्टर्स हो गए वो, है ना? और इकोलॉजी कैसी है? कई बार जैसे अब मान लो हिमालयन कोई सिटी के बारे में आप लिख रहे हो, तो वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट इतना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। और स्पेस नहीं है डंपिंग के लिए, डंपिंग यार्ड्स बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे डायमेंशन्स आपको करने पड़ेंगे। फिर अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है ना? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, है ना? और अभी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो प्रोसेसिंग प्लांट्स है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट उनको प्रायोरिटी फंडिंग में गवर्नमेंट ने डाल रखा है बैंक से, तो उनको प्रायोरिटी लैंडिंग मिलती है ग बैंक्स की तरफ से। ऐसे जो-जो स्कीम्स और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो लिखने पड़ेंगे आपको। फिर आप बताइए कि अब जो करंट प्रेवेलेंट प्रॉब्लम अभी भी है, उसको और रिज़ॉल्व करने के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं? तो आप अपने सुझाव दीजिए। तो ये 4-5 डायमेंशन्स हो गए ना एक सिंपल क्वेश्चन से, तो बहुत बार क्या होता है हम बहुत से कुछ डायमेंशन्स इनमें से मिस कर देते हैं। तो जब आप उनको एनालाइज़ करोगे ना तो मीन्स जो कोचिंग ने आपको फ्रेमवर्क दिया है और तो उसको एनालाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपने एड्रेस करी और क्या आपने मिस कर दी। है ना? तो ये फैक्टर्स हो गए आंसर्स को लेकर, तो उसको भी एनालाइज़ करना पेपर लिखने के बाद में जब कॉपी चेक होकर आ जाए तब एनालाइज़ करना है कि जो जिस इवैल्यूएटर था उसने आपको क्या-क्या सजेशंस दिए हैं और उसके साथ में जो कोचिंग का एक्सप्लेनेशन मिला हुआ है उसको देखकर एनालाइज़ करिए। पर हर क्वेश्चन को करना है, छोड़ना नहीं है कि किसी क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर मिले हैं तो इसमें तो मेरे को अच्छा किया ही होगा तो छोड़ देते हैं, नहीं। क्वेश्चन सारे एनालाइज़ करिए, ठीक है? और आप टॉपर्स की नोटबुक्स आप चेक कर सकते हैं, उन्हें वो कैसे आंसर लिखते हैं, उससे आपको स्ट्रक्चर करने में ऐसे मदद मिल जाएगी शुरू में, है ना? एंड फिर मेंस के पेपर मैंने बता ही दिए, जितने आप लिख सकते हो, आप लिखिए, लेकिन कोशिश करिए 20-30 पेपर तो मेंस से पहले लिखिए ही लिखिए। तो मेरा फर्स्ट फिर मेंस हुआ उसमें मैंने मीन्स ठीक था फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग मेरे लगभग 13 नंबर से मेरी कट ऑफ मिस हुई मेंस की। लेकिन मैं पहला मेंस टारगेट कर रहा था कि पहले अटेम्प्ट में ही निकलना है, लेकिन नहीं हो पाया तो थोड़ा दुःख तो हुआ, लेकिन ठीक है मैंने पॉज़िटिव ही लिया उस चीज़ को कि मैं यहाँ इतना क्लोज़ तक पहुँचा, वो भी अच्छी बात है ना? और फिर सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी चालू करी वापस से। शुरू-शुरू में जब बीच में टाइम कम था क्योंकि मेरे को ये ल मेरा मेंस अच्छा गया था और उससे पहले कभी मेंस लिखा नहीं था, तो मेरे को ये पता था नहीं कि पास होगा मीन्स क्या मैं खुद को कंपेयर नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को ये था कि मैं मेंस पास कर लूँगा। लेकिन फिर पता चला कि मेंस फेल हो गया और 2021 का मेंस लेट हुआ था, जनवरी 2022 में ही हुआ था हमारा मेंस, कोरोना की वजह से डिले हो गया था। तो फिर प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा टाइम फिर से नहीं बचा था, लेकिन मैंने 22 के प्रीलिम्स के लिए फिर से जो 2 ढाई महीने बचे थे, उनमें अच्छी रिवीज़न किया, वापस से बहुत सारे पेपर्स लगाए, है ना? और फिर प्रीलिम्स 2022 का मेरा वापस से क्लियर हो गया था। मेंस का वही 3 महीने की जो बीच में मेरे को गैप मिला, उसमें वही मेंस की स्ट्रैटेजी रखी। मेरे ऑप्शनल में कम मार्क्स बने थे फर्स्ट मेंस में, तो उसके बेसिस पर मैंने ऑप्शनल पर काम करना चालू किया। तो जो ऑप्शनल की थ्योरीज़ थी, उनको फिर से थोरोली मैंने पढ़ा, उनके लिए एग्ज़ाम्पल्स ढूँढे, उनको एप्लीकेशन बेस्ड और सोशियोलॉजी में क्या होता है थ्योरीज़ होती हैं, उनको वो सोसाइटी में कहाँ एप्लीकेशन अप्लाई होती हैं, वो भी हमें आंसर्स में बताना पड़ता है। मान लो जैसे एक सोशलाइज़ेशन नाम का कॉन्सेप्ट है हमारी सोशियोलॉजी में, वो एक थ्योरी है। तो उसको वो कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसे अब पैट्रियार्की सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है ना? तो ये भी सोशलाइज़ेशन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न कि हम हमारे बच्चों जो नई जनरेशन्स आती हैं, उनको सोशलाइज़ ऐसे करते हैं। सोशलाइज़ेशन का मतलब होता है कि हम जो नई जनरेशन्स होती हैं, उनको जो जिस सोसाइटी में वो होते हैं, उस सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन की तरह ढालना, उनको वो चीज़ें सिखाना। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड अब जैसे वेस्ट मैनेजमेंट वाला है तो यहाँ भी मैं सोशलाइज़ेशन को कनेक्ट कर सकता हूँ, कि हमें सोशलाइज़ उस तरीके से नहीं किया गया है कि हमें कचरा यहाँ नहीं फेंकना है, हम कुछ खाकर रैपर फेंक देते हैं हर कहीं। तो ये नहीं करना है, ये हमारा जब सोशलाइज़ेशन चल रहा था बचपन से लेकर, उसमें हमें नहीं सिखाया गया था। तो
ऐसे-ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों पर मैंने उस पर सोशियोलॉजी पर काम किया और वो मुझे अच्छा रिज़ल्ट दिखा, लगभग 50-55 नंबर मेरे इंक्रीज़ हो गए ऑप्शनल ऑप्शनल में इस मेंस में, तो मुझे अच्छी रैंक रैंक मिल गई। अब रैंक और इम्प्रूव करनी है तो और काम कर रहे हैं अभी तो, है ना? तो ये अभी तक की मेरी जर्नी थी। अब आपको किसी को कुछ भी पूछना है, आप बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज़, है ना? जी, अ, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये मेरी जर्नी थी, ये स्ट्रेटजी थी कि और हाँ, स्ट्रेटजी में एक चीज़ ये कि मैंने बुक्स एक ही बार करी। बुक से मैंने पहले बार में ही जब मैं कर रहा था एनसीईआरटी तब उसमें से नोट्स बनाए थे और जब मेरे एडवांस बुक में कर रहा था तो उनमें से नोट्स बनाए थे। उसके बाद में मैंने कभी नोट्स वापस से नहीं बनाए। मीन्स ना ही नोट्स बनाए हैं और ना ही मैंने उन बुक्स को कभी फिर से छेड़ा है। मैं मेरे नोट्स ही मेरे पास में रखता हूँ, नोट्स को ही रिवाइज़ करता आया हूँ मैं पिछले तो तीसरा अटेम्प्ट चल रहा है तो अभी भी मैं नोट्स ही रिवाइज़ कर रहा हूँ, जो मैंने पहले अटेम्प्ट से पहले जब बनाए थे। और पोस्ट अभी पता नहीं है सर लेकिन जितना एनालिसिस है उसके बेसिस पे आईआरएस कस्टम्स मिलेगी मेरे को, है ना? और और आपके अब जो भी क्वेश्चन्स हैं आप पूछ सकते हो, है ना? देखिए एडवांस बुक अवेलेबल आपको एक्सप्लेनेशन बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगे जैसे एनसीईआरटी आपने कर ली है ना? तो अब आगे पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत आपको करनी चाहिए तो वो कर लीजिए, है ना? और हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम करनी चाहिए तो वो कर लीजिए, है ना? ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी अगर 11th 12th और 9th-10th की एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर ली है, तो ज्योग्राफी के लिए उसके अलग कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जो करंट में इश्यू चल रहे हों, जैसे अभी हीट वेव आई थी इंडिया में, है ना? तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। अभी थंडरस्टॉर्म्स चल रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, है ना? तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की तरफ से वजह से चलते हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या था? अभी अगस्त से एल नीनो इम्पैक्ट शुरू होने वाला है दुनिया में। तो एल नीनो इम्पैक्ट क्या है? उसके इम्पैक्ट दुनिया पर क्या पड़ते हैं? इंडिया पर क्या पड़ेंगे? है ना? उसका जनरल ट्रेंड क्या होता है? जैसे एल नीनो 3 से 7 साल के बीच में एक बार एल नीनो इम्पैक्ट होता है। एल नीनो फिनोमेना जो होता है वो आता है। तो ऐसे एनसीईआरटी सफिशिएंट है और जो एडवांस बुक आपको बताई गई है एनसीईआरटी से आगे वो ही पढ़नी होती हैं, वो ही करिए। मेरा इंग्लिश मीडियम था। ऑथेंटिक नोट्स देखिए आप कुछ है ना पुराने पेपर्स वगैरह चेक करिए, क्वेश्चंस वगैरह प्रीलिम्स के, मेंस के, तो आपको एक धीरे-धीरे एक अंडरस्टैंडिंग और देखिए ऑथेंटिक ऑथेंटिक नोट्स एक दिन में नहीं बनते हैं। वो एक लर्निंग प्रोसेस से निकलते हैं हम, है ना? अभी भी मेरा तीसरा अटेम्प्ट चल रहा है लेकिन मैं सीख ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो वो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट उनमें और आता जाता है। तो वो आप देखिए कि क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रहते हैं, है ना? उनके बेसिस पे और देखिए छोड़िए कुछ मत, शॉर्टकट्स कभी इस एग्ज़ाम में अडॉप्ट मत करिएगा। इस एग्ज़ाम में शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं, किसी भी तरीके से काम नहीं आते हैं, है ना? तो आप धीरे-धीरे जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसको थोरोली उसके नोट्स बनाइए ताकि अगर आपको तीसरा अटेम्प्ट भी देना पड़े, चौथा अटेम्प्ट भी देना पड़े लोगों को 5-6 अटेम्प्ट भी देने पड़ रहे हैं 50-60% बच्चों को तो 5-6 अटेम्प्ट में जाके अगर आप छोटे-छोटे वो शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना तो वो काम में नहीं आएँगे फिर। क्योंकि आप एक लाइन पढ़कर वो पूरी इन्फॉर्मेशन रिकॉल नहीं कर सकते हो। तो नोट्स अच्छे बनाइए ताकि वो 5वाँ टाइम में भी आपको पढ़ना पड़े तो वो नोट्स आपके काम में आ जाएँ। सोशियोलॉजी आप है ना एनसीईआरटी की बुक है 11th-12th में है, वो पढ़कर शुरू कर लीजिए, वो बहुत बेसिक सी बुक है ना? फिर कुछ चैनल्स हैं जैसे स्लीपी क्लासेस नाम से एक चैनल है, उस पर वीडियोज़ हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा एक बिगिनिंग के लिए अच्छा होंगे, है ना? और फिर सोशियोलॉजी की जो एडवांस बुक हैं जैसे हर्लम्बस एंड होलबोर्न है, रिडजर है इग्नू है ना? इनसे आपको रिसोर्स निकालना पड़ेगा जो मीन्स यूपीएससी ने सिलेबस प्रोवाइड करा रखा है उस सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस में क्या-क्या लिखा गया है, उसके बेसिस पे आपको रिसोर्स निकालना पड़ेगा। वो बहुत टीडियस प्रोसेस रहता है। आपको कहीं एक जगह कुछ नहीं लिखा मिलेगा। एक नितिन सांगवान सर हैं, रैंक 28 हैं 2015-16 बैच के, उन्होंने एक बुक लिखी थी एसेंशियल सोशियोलॉजी ऐसे कुछ करके है नाम, है ना? वो आपको एक स्ट्रक्चर देने में काम आ जाएगी सिलेबस को करने में, तो वो आप देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड बुक्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए। आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और ये ही इम्पोर्टेंट होता है स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी में कोई ऐसा कोई बहुत दिन-रात का अंतर नहीं होता है, बस समझने की बात होती है।
मीन्स कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंड करिए कि वो कॉन्सेप्ट आपको उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई है कि नहीं आई है, तब तक उसको छोड़िएगा मत। एनसीईआरटी में वो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको लगे उसके नोट्स बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ मिले तो उसके नोट्स बना लीजिए, इकोनॉमी का कोई फिनोमेना मिले तो उसके नोट्स बना लीजिए। ज्योग्राफी में जैसे ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म्स वगैरह हैं, वेदर सिस्टम है, उनके नोट्स बना लीजिए। अ इंटरव्यू क्वेश्चंस इंटरव्यू बहुत बाद में की स्टेज है, उसमें आपको बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन इंटरव्यू देखिए जैसा आपको बताया जाता है कहीं वैसा नहीं होता है। बहुत पोलाइट इंटरव्यू होता है, बोर्ड मेंबर्स बहुत अच्छे होते हैं। ग्रिलिंग वगैरह नहीं होती है वहाँ पर, जो हम मॉक इंटरव्यूज़ में कई कोचिंग वाले करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो आपको बहुत सोलेस करेंगे, कंफर्टेबल करेंगे और वहाँ इंट पहली बात तो यूपीएससी में इंटरव्यू है ही नहीं। यूपीएससी में पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू अलग होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि सामने वाला आपको क्वेश्चंस पूछेगा, आपको उनके आंसर्स करने हैं, उसके बेसिस पे आपके नॉलेज टेस्ट होगा। यूपीएससी में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी नहीं होता है। मेरा इंटरव्यू डिस्कशंस चले थे, मेरा इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, मीन्स क्वेश्चंस नहीं होते हैं, डिस्कशंस चलते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। जैसे मैं क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ, तो क्रिकेट के ऊपर डिस्कशंस चला। कि क्रिकेट का मोनेटाइज़ेशन हो रहा है, कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है, तो ये सही है कि नहीं गलत है? वो अपने ओपिनियंस दे रहे थे, उनके बेसिस पे मुझे ओपिनियंस बताने थे, ऐसा चलता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को लेकर डरिए मत बिल्कुल भी, बहुत अच्छा होता है। इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 187 मार्क्स आए हैं मेरे इंटरव्यू में। तो आप काम रहिए, कंपोज़ रहिए और वो मॉक इंटरव्यूज़ को देखकर इतना डरना नहीं होता है। एनवायरनमेंट के लिए वो ही शंकर आईएएस की बुक आप ऊपर-ऊपर से पढ़ लीजिए, थोरोली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दे रखी हैं। इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में अगर आपको मेंस में दिक्कत आ रही है तो आप अपना मीडियम चेंज करिए फिर, है ना? और अगर मेंस में दिक्कत नहीं आ रही तो इंटरव्यू में आप इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मेंस इंग्लिश में लिख लीजिए, है ना? एंड पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स को बहुत सारे डायमेंशन से देख पा रहे हो। एक प्रॉब्लम सामने-सामने पड़ी है, सामने-सामने साफ-साफ लिखा हुआ चीज़ है, उसको तो सभी देखते हैं। एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको वो जो चीज़ें नहीं लिखी हुई होती हैं, वो भी देखनी पड़ती हैं, है ना? तो जैसे हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे इकोनॉमी अभी पीछे नहीं जा रही, इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, लेकिन इकोनॉमी के लिए अभी भी हमारी सोसाइटी थोड़ी बैकवर्ड है, तो उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, है ना? सोशल डायमेंशंस हैं, एनवायरमेंटल डायमेंशंस हैं, ऐसे एनालाइज़ करने की आपकी हैबिट बन जाएगी धीरे-धीरे। इंटरव्यू की टेंशन मत लीजिए अभी आप लोग, अभी प्रीलिम्स पर फोकस करिए। अ, एक तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की बुक है 11th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी ब्लू कलर का उसका कवर है, वो पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है। अब साथ में जीसी लियोन की एक बुक आती है, उसमें लास्ट में वेदर पैटर्न्स बताए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वेदर को लेकर, है ना? क्लाइमेट को लेकर सॉरी, है ना? कि इंडिया में मानसून क्लाइमेट है ना? और गल्फ टाइप क्लाइमेट कहाँ है ना? वो सब आप उसमें पढ़ सकते हो, वो ज़रूरी है बस। दे सकते हो एग्ज़ाम जैसे मैंने 2022 का पहली बार असिस्टेंट कमांडेंट का साथ में पेपर दिया था एज़ ए वो क्या बोलते हैं, जो प्लान बी होता है उसके तौर पर। तो असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम वग़ैरह मैंने बहुत अच्छे से पास कर दी। 2-3 दिन पहले उसका इंटरव्यू भी था, तो अभी मुझे इंटरव्यू वापस देना है सिविल सर्विसेज़ का एक बार तो मैं वो भी दे के आया था, तो वो भी बहुत अच्छा गया, यूपीएससी में ही गया था। तो आप दे सकते हो, साथ में असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम है, ईपीएफओ की एग्ज़ाम आती हैं और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दिया, तो वो इसलिए दिया क्योंकि उसमें उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो ही उसमें आनी थी। तो उसके साथ में वो हो गया अपने आप, तो वो एक प्लान भी अच्छा हो जाता है। सर अच्छा बताते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो प पबैड है, ऑप्शनल नंबर भी आते हैं, लेकिन मैं अब है कैसा अंदर से वो बता नहीं सकता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। आंसर शीट भरना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपने आंसर्स में डायमेंशंस सारे एड्रेस किए हैं कि नहीं किए आंसर में। आप जो 10 मार्कर है उसमें 2 पेज मिलते हैं। तो आप डेढ़ पेज में भी आंसर कंप्लीट करते हो तो क्या इश्यू है? लेकिन जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा आपको उसमें 2 डायमेंशंस आपको एड्रेस करने हैं, सिर्फ़ 2 तो उसमें कम से कम हर डायमेंशन में 5 पॉइंट होने चाहिए।
है ना? मीन्स जो एक पॉइंट है मीन्स एक जो है उसका, उसमें 5 पॉइंट जो मान लो कोई प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करनी है, तो उसमें अगर 2 ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, तो आप उसमें 5 पॉइंट डालिए, है ना? और दूसरा उसका सॉल्यूशंस बताना तो उसमें भी 5 पॉइंट डालिए और फिर कंक्लूड कर दिए, शुरू में इंट्रोडक्शन होना ही था। अगर किसी क्वेश्चन में 3-4 डायमेंशंस हैं, अगर मान लो 3 हैं, तो 4-4 कर दीजिए, 4 उसमें पॉइंट लिख दिए, 4-4 पॉइंट कर दीजिए तीनों में। उससे भी ज़्यादा है तो फिर 3-3 पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। बस ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो मीट करना ज़रूरी है ना? जी, हो जाएगा, आप बस शेड्यूल के साथ रहिएगा, 2024 तक हो जाएगा। शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, शेड्यूल मिस नहीं करना है। शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है, पता है? पढ़ाई इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी अगर आपने शेड्यूल मिस नहीं किया तो। लेकिन अगर शेड्यूल मिस करने लग जाते हैं तो चीज़ें फिर कंट्रोल में नहीं रहती हैं। हाँ, कोचिंग नहीं करी जी मैंने। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में देखिए सबसे आसान पार्ट यही होता है और सबसे अच्छा पार्ट यही होता है जो एग्जामिनर का जो अटेंशन होता है ना उसको कैच करने का बहुत अच्छा तरीका होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या करिए देखिए कुछ आपको अलग से नहीं करना है। जो क्वेश्चन ने पूछा है ना उसकी 2 लाइन लिखनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सामने निकल के आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी आया मीन्स सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड कुछ भी आया, कोई भी क्वेश्चन है ना? तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे, बहुत प्यारे तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ आप डायरेक्टली 1-2 नंबर एक्स्ट्रा लेके जाओगे। जैसे मान लीजिए आपने इस इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह की स्पीच देखा करिए, है ना? उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो निकाल के रखा करिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो भी यूएनएफसीसी का समिट हुआ था 2022 का, उसमें दिया था पीपीपी मॉडल, प्रो पीपल प्लैनेट, ठीक है? तो आप इससे स्टार्ट कर दीजिए कि आवर प्राइम मिनिस्टर गेव कॉल फॉर द पीपीपी, प्रो पीपल और पी3 प्रो पीपल प्लैनेट, है ना? प्रो प्लैनेट पीपल, है ना? तो बस ये एक वो एनेक्डोट दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। इसका है कि हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो प्रो प्लैनेट होनी चाहिए, सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए। बस इसमें आपने कुछ नहीं किया, बस वो प्राइम मिनिस्टर की वो इंक्लूड कर दी, तो क्वेश्चन का अगर डिमांड होगी सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड, है ना? तो वो आपकी डिमांड मीट हो गई। आप सिर्फ़ 2 लाइन में ये चीज़ लिख सकते हो, है ना? कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कॉल दिया था यूएनएफसीसी में और इसका मतलब ये होता है कि हमारा सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए कि लाइफ़स्टाइल सस्टेनेबल क्यों नहीं हो रहा है? सॉल्यूशन क्या है? आगे क्या किया जा सकता है? और कंक्लूज़न में फिर उसी चीज़ को एक वे फॉरवर्ड की तरह कंक्लूड कर दीजिए। आपने कंक्लूज़न से पहले बातें बता दी कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने बोला था या फिर कोई भी आप डाटा डालते या फिर कोई उसके डेफ़िनिशन डालते, कुछ भी डालते वो और अभी तक क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्या थी, सॉल्यूशंस क्या थे, वो लिख दिया। अब कंक्लूज़न में लिख दीजिए कि अभी हमें आगे और क्या करना चाहिए। आगे जैसे हम डाल सकते हैं कि अगर हमें सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना है, तो हमें कंज़म्पशन कम करना पड़ेगा और कंज़म्पशन कम करने के लिए हमें आप कोई एग्ज़ाम्पल डाल दीजिए साथ में कि हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, है ना? हमें पर्सनल लाइफ में हमें जो एक्सेसिव कंज़म्पशन की चीज़ें हैं कि जैसे हमारे नीड साइकिल की और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो वो कम कर देनी चाहिए। तो ऐसा कुछ आप किसी मीन्स एक एग्ज़ाम्पल डाल दीजिए और एक विज़नरी उसके साथ में कंक्लूड कर दीजिए उसको। बस यही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे क्रूशियल चीज़ होती है वो यही होती है कि हम देखिए एक बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप में हैं यार अब सब के सब, है ना? और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, फ़ोन हो गया, दोस्त हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें। शादियाँ हो गई, ये सब चीज़ें। इनको देखिए छोड़ना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो ये प्रिपरेशन आपके लिए बहुत आसान रहने वाली है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, तो नहीं ही रहेगी, आप मान के चलिए। शेड्यूल सबका अपना-अपना होता है। शेड्यूल हम किसी का भी वो नहीं कर सकते हैं कि मेरा जो शेड्यूल था वो मुझे जो सूट हो रहा था, जैसे बहुत सारे लोगों को सुबह उठकर जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता तो मैं रात को लेट तक पढ़ता था फिर सुबह आराम तक सोता था। मैंने शेड्यूल बस एक ही रखा था मेरी प्रिपरेशन के टाइम में कि मुझे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना, है ना? इसके अलावा मैंने कोई रिजिड शेड्यूल्स नहीं बनाए क्योंकि मुझे रिजिडिटीज़ अच्छी नहीं, वहाँ मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता तो मैंने नहीं किया वो। चाहे कोई टॉपर कुछ भी करता हो लेकिन मैंने नहीं किया था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करिए, अपना शेड्यूल खुद बनाइए और खुद के लिए क्या सही है, इसका सबसे अच्छा मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप देखिए कि उस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
अगर आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, तो बेस्ट है, वो ही चीज़ आपके लिए सही है। मेरे को रैंक मिली है, तो मैंने इसके लिए क्या किया था, वो आपके लिए सही नहीं है। आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल कर रहे हो, वो आपके लिए सही है। साइंस के लिए आप जो करंट में चल रहा है, जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है ना? अभी फाइटर जेट इंजन्स की डील हुई थी इंडिया की, है ना? तो आप ये पढ़ सकते हो कि स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन्स कैसे काम करते हैं, है ना? ये जेट इंजन्स होते हैं रॉकेट्स में। तो ये बस ये ही साइंस में पूछा जाएगा। जैसे पिछली बार जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया था नासा ने, तो मेंस में 15 मार्कर क्वेश्चन आया है जेम्स वेब टेलीस्कोप पे। साइंस के लिए कुछ स्पेसिफिकली एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है तो आप 9th-10th पढ़ सकते हो, लेकिन वो मैंने नहीं करी तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि की है मैंने। टेस्ट सीरीज़ मैंने विज़न आईएएस की जॉइन करी थी सर। एनालाइज़ पीवाईक्यूज़ आप देख लीजिए कि कौन से टॉपिक से पूछ रहे हैं। देखिए हर बार प्रीलिम्स का मेंस का पैटर्न चेंज होता है। मीन्स प्रीलिम्स में जैसे अ, नए-नए वो आते हैं, क्या बोलते हैं, नए-नए पैटर्न्स आ रहे हैं, जैसे इस बार क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर रखा था, है ना? तो आप पीवाईक्यूज़ पर टॉपिक्स देख सकते हो कि किन टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक की इन डेप्थ नॉलेज यूपीएससी आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। बस ये आप बार-बार आप देखते जाओगे ना, आप कोई एक क्वेश्चन उठा लीजिए मान लीजिए। पीवाईक्यू का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा लिया और उसको पढ़िए और उसमें कितना इन डेप्थ तक उसने पूछा है। फिर आपके पास जो नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, आपका जो भी कंटेंट आपके पास है, उससे उसको कंपेयर कर लीजिए कि आपके नोट्स कितने डेप्थ तक गए हुए हैं। अगर उसकी डेप्थ जितने क्वेश्चन ने पूछ रखी है, वो मीट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। उससे कम है, तो आपको थोड़ा अपने नोट्स पर काम करना पड़ेगा और अगर उससे बहुत ज़्यादा बता रखा है, तो उतना पढ़कर कन्फ्यूज़ भी नहीं होना है। हमें जो यूपीएससी ने अभी तक जिस डेप्थ तक क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, उससे थोड़ा-सा आगे बढ़कर पढ़ाई करनी है ताकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हो जाए। स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क भी ज़्यादा काम में नहीं आता है ना? सर ये तो आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि रिवीजन कितने दिनों बाद करना ठीक होता है। रिवीजन करते रहना चाहिए। देखिए रिवीजन करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको हर चीज़ हमेशा याद रहती है। मैंने तीनों प्रीलिम्स से पहले रिवाइज़ किया ही है 2-2 बार। मेंस से पहले रिवाइज़ करता ही हूँ क्योंकि वो चीज़ें हमें पढ़नी ही पड़ेंगी। किसी का दिमाग कंप्यूटर नहीं होता है कि उसको सब कुछ याद रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये सिविल सर्विसेज़ में इस एग्ज़ाम में क्या बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान देना पड़ता है और माइन्यूट डिटेल्स देखिए दिमाग से निकलती ही निकलती हैं, तो रिवाइज़ करते रहना ही पड़ेगा बार-बार, बार-बार। जो आपका शेड्यूल आप सेट करिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार कितनी बार रिवाइज़ करना है, आपका नोट्स कितने बड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाइएगा। हर क्वेश्चन में कंक्लूज़न लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कंक्लूज़न वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो एकदम ही फैक्चुअल है ना? अब जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था मेंस में जीएस 2 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंपेयर करने का फ्रांस का और इंडिया का। उसमें आप कंपैरिज़न लिख दो कि ये प्रोसेस रहता है, तो उसमें आप कंक्लूड ना करो तो भी ठीक है। लेकिन उसमें भी जैसे मैंने तो कंक्लूज़न दे दिया था, आप भी दे सकते हो। जैसे आप कुछ भी कंक्लूज़न में दे सकते हो कि कोई चीज़ अभी नहीं हो रही है ना? या फिर फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई चीज़ हो रही है ना? वो हम हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे ओपन बैलेट सिस्टम कर सकते हैं, है ना? तो ये कोई भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन्स में कंक्लूज़न लिखना, जहाँ पर आपका ओपिनियन नहीं माँगा गया है, लेकिन 99% क्वेश्चन ओपिनियन वाले ही होते हैं, तो लिखना ही पड़ता है। न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे मैं मेरे गाँव में बैठकर मैंने प्रिपरेशन करी। वहाँ द हिंदू वगैरह नहीं आते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, वहाँ सिर्फ़ लोकल न्यूज़पेपर आते हैं। तो मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो आप वैसे कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है, जब एग्ज़ाम आपका होना होता है ना, उससे आप 2 दिन, 5 दिन और देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ क्या ये सब बोलने की बातें होती हैं, है ना? जो एग्ज़ाम जब आपको पता है ना कि आपको 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होना होता है, चाहे आप उससे पहले वाले दिन तक रात को पढ़ रहे हो, पहले वाले दिन तो रात को सोइए, उससे आपको चाहे आपकी आदत रात को पढ़ने की होगी। वो एग्ज़ाम हमें कॉन्शियस इतना कर देते हैं कि हमारा दिमाग अपने आप अल्टीमेट एफिशिएंसी तक पहुँच जाता है, नींद बिल्कुल नहीं आती है ना? और बाकी अग आप रात को पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रात को सोने की आदत डाल लीजिएगा,
मीन्स एक सेफ हैंड के लिए तो वो 2 दिन 3 दिन में आदत पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एग्ज़ाम में नींद आएगी फिर। एनालाइज़ में आपको कोई टॉपिक दिया होगा, उसको आपको एनालाइज़ करना है। आपको मान लीजिए दे दिया कि अ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इसको एनालाइज़ करिए, है ना? तो इसको आपको एनालाइज़ करना है। कि उसके मीन्स जो फीचर्स हैं वो लिखने हैं, उसके जो लेटेंट और मैनिफेस्ट डायमेंशंस हैं वो लिखने हैं बस, है ना? कमेंट वाले क्वेश्चन बेसिकली वो होते हैं जिनमें आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा जो या तो फिर उसमें मीन्स उसके आप नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट किसी भी तरीके से आप अपनी एक्सप्लेन कर सकते हो मीन्स उसके दोनों डायमेंशंस होते हैं। जैसे अ, मान लीजिए अब डावरी सिस्टम है ना? डावरी सिस्टम का क्वेश्चन आ जाएगा उसमें आपको लिख दिया कमेंट करिए। अब डावरी सिस्टम के पॉजिटिव्स भी हैं, हाँ, इसको नेगेटिव ज़्यादा मानते हैं लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं तो कमेंट करिए। पॉजिटिव्स ऐसे होते हैं कि हमारी सोसाइटी में अभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है डॉटर के लिए, है ना? तो डावरी एक इनडायरेक्ट तरीका है कि आप मीन्स डॉटर को उसके जो फादर और मदर की पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ हिस्सा उसको मिल रहा है इस रूप में। तो उसके उसके लिए क कमेंट करिए। क्रिटिकली एनालिसिस में कोई चीज़ आपको दी हुई होगी, है ना? कोई टॉपिक दिया हुआ होगा कि मान लीजिए कोई भी अभी मान लीजिए हमारा इलेक्शन सिस्टम है ना? हमारा इलेक्शन सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो मेथड है उस पर काम करता है कि किसी जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिल गए चाहे उसको 20% वोट ही मिले, वो मेंबर जीत जाता है। तो इसको आप क्रिटिकली एनालाइज़ करिए, पहले तो इसकी अच्छाई लिख दीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या है ना? फिर इसकी अच्छाइयाँ लिख दीजिए, फिर इसको क्रिटिसाइज़ करिए कि ये सही क्यों नहीं है ना? जैसे प्रेफ़रेंशियल सिस्टम इज़राइल वगैरह में काम करता है ना? तो वहाँ सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। यहाँ अगर कोई किसी कैंडिडेट का 20% वोट मिले और वो सबसे ज़्यादा वोट हैं, तो वो मेंबर बन जाएगा पार्लियामेंट का। और जो 80% लोगों ने उसे वोट नहीं दिया है ना? उनके ऊपर भी वही उनका रिप्रेजेंटेटिव भी वही रहेगा, है ना? तो ऐसे क उसको क्रिटिसाइज़ करना होता है फिर लास्ट में। डिस्कशन, डिफरेंस डिस्कशन में तो डिस्कस वही उसके प्रोज़ एंड कॉन को डिस्कस करना होता है। ये डेफिनिशंस बहुत वेग हैं, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएँगे। असिस्टेंट कमांडेंट का अभी इंटरव्यू हुआ है, महीने भर बाद में रिज़ल्ट आएगा और उसमें मेरा हो जाएगा पक्का-पक्का ही। लेकिन जाना नहीं है, मैं जाऊँगा नहीं। फिलोसॉफ़िकल एसेस के लिए देखिए पिछले 2 साल से फिलोसॉफ़िकल एसेस ही आ रहे हैं, है ना? फिलोसॉफ़िकल एसेस में की अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात तो ये है कि वो वेग बहुत होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हम अ, समझते तो हमारी तरफ से तो उसको सही समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कई बार हमारा वो होता है मीन्स एनालिसिस होता है, वो गलत चला जाता है। क्योंकि वेगनेस बहुत ज़्यादा है ना? और बेसिकली हम जीएस वगैरह ये पढ़ते-पढ़ते फिलॉसफी से दूर भी हो जाते हैं, जिनका फिलॉसफी और हिंदी लिटरेचर वगैरह ये वो ऑप्शनल नहीं है तो, है ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे पास फ्रीडम बहुत होता है फिलॉसॉफिकल एसेस में। फिलॉसॉफिकल एसेस के यार डायमेंशंस जब देखिए फिलॉसॉफिकल एसेस में डायमेंशंस होते हैं, अच्छा, बुरा, हाँ, ना, है ना? इनको साथ लेके चलना है। अगर उस फिलॉसॉफिकल जो एसे है, वो हाँ के ऊपर जा रहा है, तो साथ में ना भी होगी ही होगी। अच्छा के साथ जा रहा है, तो साथ में बुरा भी होगा ही होगा, है ना? और इम्प्लीमेंटेशन उसका फिर एप्लीकेशन बेस्ड भी लास्ट में एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो फ़िलॉसफ़ी जो एक ऐसे का टॉपिक है, जैसे मैंने एक ऐसे अटेम्प्ट किया था इस बार उसमें मेंस में कि ऐसे कुछ था कि शिप जो होती है वो समुद्र में सी में सेल करने के लिए होती है, ना कि हार्बर में खड़ी रहने के लिए। तो उसको मैंने फिर पहले तो उसको एक्सप्लेन कर दिया कि को हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पज़ होता है ना? वो उस पर्पज़ के लिए बना होता है, उस पर्पज़ को पूरा करना उसका मेन चीज़ होती है, ना कि उस पर्पज़ से हटकर, है ना? तो जैसे कि अब हम इसको फिर मैंने जो कनेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी से, पॉलिटी से। जैसे मान लीजिए जुडिशरी है, तो जुडिशरी का पर्पज़ है कि जस्टिस इक्विटेबल जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में, है ना? लेकिन अगर जुडिशरी केसेज़ को डिले करती जाए, जैसे हमारी जुडिशरी में केस लॉग चलता रहता है, 4 करोड़ केसेज़ पेंडिंग हैं, है ना? तो यहाँ कहीं न कहीं हमारी जुडिशरी एफिशिएंटली अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही है ना? तो ऐसे-ऐसे करे कनेक्ट करके आप फिलोसॉफिकल एसेस को फिर जो रियल लाइफ़ एप्लीकेशन बेस्ड है, उन पर कनेक्ट कर लीजिए। 2 शिफ्ट होती हैं 9 से 12 और फिर 2 से 5 मेंस का।
ऐसे का कोई ट्रिक नहीं है। ऐसे देखिए वो फिलोसॉफ़िकल ऐसे आ गया तो उसके डायमेंशंस पहले तो उसको टॉपिक को ही समझना पड़ेगा कि क्या टॉपिक है ना? वो आपको बोलना क्या चाहता है हाँ, जैसे एक ऐसे था इस बार कि रियल इज़ रेशनल एंड रेशनल इज़ रियल, है ना? डेफ़िनेशन बहुत वेग है लेकिन इसको समझना है कि कोई भी चीज़ अब जैसे मेरा इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई चीज़ रियल है ना? तो इन्हेरेंटली वो रेशनल होगी, है ना? उसके उसके पीछे कोई ना कोई रेशनैलिटी होगी, उसके ओरिजिन में, उसके एक्जिस्टेंस में कोई ना कोई रेशनैलिटी होगी, तभी वो रियल है। और अगर कोई चीज़ रेशनल है, तो वो रियल होगी, है ना? इसको फिर आप एप्लीकेशन बेस्ड किसी मीन्स जो भी सोशल एप्लीकेशंस हैं सोसाइटी के अंदर, है ना? और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक उनमें अप्लाई करके आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे में मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ नहीं है यार, मेरे 100-110 के आस-पास नंबर आते हैं, उतने ही आते हैं, दोनों बार में। यार इस चीज़ पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि कौन 8 आवर पढ़ता है, कौन 10 घंटे पढ़ता है ना? पढ़िए जितनी देर आपका दिमाग एफ़िशिएंटली काम कर पा रहा है ना? हमारे दिमाग की भी देखिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, हम जितनी लिमिटेशंस को पुश कर सकते हैं, हमारा दिमाग उतना ही काम कर सकता है ना? तो जितना जल्दी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है ना? उतना ज़्यादा पढ़िए और आपके पास वो पंचवर्षीय योजना है कि मैं 5 साल बाद में भी सिविल सर्विसेज़ क्लियर करूँ, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम-आराम से पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कंपल्सरी प्रिपरेशन को मेन से 1 महीने पहले आप बस लिखना चालू कर दीजिए, है ना? कि आप अगर जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मुझे हिंदी लिखने में दिक्कत होती थी, तो मैंने एक मेन से 1 महीने पहले कोई भी न्यूज़पेपर का टॉपिक उठा लिया, उसका 1 पेज डेली लिखता था, फिर हो जाता है कुछ उसमें कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है ना? सर प्रीवियस क्वेश्चंस इतने ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पूरी प्रिपरेशन ही उन पर बेस्ड कर दो। यूपीएससी पैटर्न चेंज करती रहती है, तो फिर आपको धोखा होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गाइडेंस ले सकते हो आप, थोड़ी, लेकिन ना कि पूरी। जीएस 3 यार बहुत ट्रिकी पेपर है, उसमें बहुत कम नंबर मिलते हैं सबको ही, मेरे को 78 मिले हैं इस बार। पिछली बार 88 थे, है ना? उसमें अभी तक कोई एक डिकोडेशन उस पेपर की किसी को हाथ नहीं मिली कि उसमें पेपर नंबर कैसे मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे इकोनॉमी और इंडस्ट्री इन सब पे बेसिस वेस वो सॉरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनके बेसिस पे पेपर होता है, तो उसमें स्पेसिफ़िकेशन शायद ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप ज़्यादा डाटा डालो, ज़्यादा स्पेसिफ़िक थ्योरीज़ और स्पेसिफ़िक कोई रिपोर्ट हो गई, ये सब चीज़ें और डालो सो तो शायद ज़्यादा नंबर मिलें, तो उसके मेरे खुद के 78 मार्क्स हैं उसमें जीएस 3 में। तो ये अभी तक मैंने ये सोचा है, अब आगे का देखते हैं इस बार कितने नंबर आते हैं उसमें। मैं इंग्लिश मीडियम हूँ जी, इंग्लिश मीडियम से। असिस्टेंट कमांडेंट का रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक। वो क्वेश्चंस एक बार में सोल्व नहीं होते हैं क्योंकि इसके सिंपल क्वेश्चंस नहीं है कि आपको एक एक लाइन में दे दिया कि ये इश्यू है तो इसका वो रिलेटेड कोई भी चीज़ आप ऑप्शनल में ढूँढ के करो। इसमें एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो एनालिसिस के लिए आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस चाहिए होगी। फिर जब आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आएँगे तो फिर आप एनालाइज़ करिएगा। एनालिसिस करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर वो आप जो रिकॉल कर पाओगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आपको सारे क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन सारे बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन्स नहीं मिलते हैं ना, इसलिए वो नहीं हो रही हैं। हॉबीज़ देखिए किसी की हैं तो वो आप कर सकते हो साथ में, आप कुछ ना कुछ करते रहिए जैसे मैं कुछ थोड़ा ठीक-ठाक टाइम ही देता था पढ़ाई को, तो जितना बाकी टाइम मेरे पास बचता था जो मिलता था, जो रेस्ट के मीन्स ऐसे थोड़ा रिलैक्स के लिए चाहिए 10 मिनट, 15 मिनट टॉपिक्स चेंज करते हैं तब, तो मैं घरवालों के पास बैठ जाता था, मम्मी के पास बैठ जाता था, है ना? और अगर आपकी लाइफ़ में कोई है तो उनसे बात कर लो, है ना? उनको टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है और मीन्स जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई वीडियो देखकर आपको अच्छा लगता है तो वो देख लो बीच-बीच में तो ये शेड्यूल के साथ में ये चीज़ें ठीक है, ज़रूरी है। आपकी कोई स्पेसिफिक हॉबी है तो वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। हिस्ट्री की 6 से पढ़ लीजिए, है ना? और बाकी 9th तो 12th सबकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे पॉलिटी की 12th की इम्पोर्टेंट नहीं है बुक, है ना? और इकोनॉमी की तो 11th-12th की कोई काम की नहीं है हमारे, है ना? और एनसीईआरटी की 11 सॉरी उसकी ज्योग्राफी की 11th-12th की पढ़नी पड़ेगी।
नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी के नोट्स बनाना, लेकिन अगर उसमें से आपको कुछ इम्पोर्टेंट मिल रहा है, कोई कोई चीज़ है, कोई डाटा है, कोई फैक्ट है, जो आप मेंस में काम ले सकते हो, तो वो सिर्फ़ एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है और लोगों ने बोल रखा है कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, तो अपन उसको छोड़ दें, ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो उसको लिख लीजिए कहीं और, काम में आएगी बाद में। बहुत टाइम मिलता है, बहुत सारा टाइम मिलता है, आपको 4-5 महीने मिल जाएँगे उसके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए और अगर आपका लेट हुआ पर्सनैलिटी टेस्ट, तो 6-7 महीने मिल जाएँगे। आप अभी इंटरव्यू का पर्सनैलिटी टेस्ट का सोचिए ही मत। हाँ, न्यूज़पेपर में शुरू में बहुत टाइम लगता है। शुरू में आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं, तो ऐसे इरिटेट मत होइएगा कि मेरे को ये कितना टाइम लग गया, है ना? सबको ही लगते हैं। धीरे-धीरे आपको न्यूज़ स्पेसिफ़ाई करने की आदत पड़ जाएगी कि हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर उनको छोड़ दीजिएगा वैसे ही। मतलब वो छूटने लग जाएँगी अपने आप, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो न्यूज़पेपर में अपने आप पढ़ने लग जाओगे। तो न्यूज़पेपर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको 2-3 महीने तो शायद लग जाएँगे कि आपको पता चलने में कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर में। मेंस के आंसर पहले चेक नहीं करवाता था। मैं एक 1 मिनट चाहूँगा आपकी। मैं जैसे वेबसाइट्स हैं, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट है, इनसाइट्स की वेबसाइट है, इन पर वो क्वेश्चन्स डालते हैं डेली के, है ना? तो आप मीन्स वहाँ से क्वेश्चन्स ले सकते हो और वहाँ बहुत सारे लोग क्वेश्चन्स अपलोड करते हैं डेली, है ना? तो उनके साथ अपने क्वेश्चन्स मिला सकते हो। तो क्वेश्चन जब मिलाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी अप्रोच सही रही थी या फिर गलत रही थी और उस टाइम वो इतना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उस टाइम जाना ज़रूरी नहीं होता है। देखिए, आपका जो भी आपकी लाइफ में है, अब कनिष्क कटारिया जी ने बोला था कि उन्होंने सपोर्ट किया, है ना? मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं भी एक रिलेशनशिप में हूँ बहुत सालों से। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, है ना? तो अगर आपके पास आपकी लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर है, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ज़रूर नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अच्छा नहीं है, टॉक्सिसिटी हो रही है, तो एक बार थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, है ना? अरे नहीं, नहीं, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने मत बैठ जाना। न्यूज़पेपर में एक एक चीज़ के कोई टॉपिक चल रहा है, तो वो कई दिन तक लगातार आता है और जो वो हम लगातार उसको पढ़ते जाएँगे ना, तो अपने आप वो एक अंडरस्टैंडिंग उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना तो वो बहुत अलग ही काम हो जाएगा, मत बनाना न्यूज़पेपर के नोट्स। मेरा कॉलेज यहीं मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से, वहीं है। कॉलेज में गया नहीं हूँ जी, मैंने नॉन कॉलेजिएट किया था। एक अगर आप 10 मार्कर कर रहे हो तो 5-6 मिनट में हो जाना चाहिए और अगर 15 मार्कर कर रहे हो तो आपको 7-8 मिनट में हो जाना चाहिए आपका क्वेश्चन आंसर। लेकिन ये शुरू में नहीं होगा, तो डरना नहीं है और वो ऐसे इरिटेट नहीं होना है कि नहीं हो रहा। आंसर राइटिंग देखिए आपको एक सफिशिएंट कंटेंट तक पहुँच जाओ ना, आपके पास ठीक-ठीक चीज़ें हों, तब आप आंसर राइटिंग करना चालू करिए। वो स्ट्रक्चर की भई इंट्रोडक्शन लिखना है, जो क्वेश्चन है उसका कोई इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करिए। फिर उसमें पूछा क्या-क्या है वो उसकी बॉडी, प्रोस, कॉन्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, है ना? एक्सप्लेनेशंस ये सब लिखना चालू करिए। फिर उसको कंक्लूड करना चालू करिए। इसमें आपको शुरू में बहुत इरिटेशन होगी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत गंदा लिखोगे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन लिखिए, यही प्रोसेस है और सब इसी प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं। मैंने जयपुर से लिखा है सर मेंस। नोट्स मंथली मैगज़ीन आजकल पीडीएफ फ़ॉर्म में आते हैं, तो आप लैपटॉप में उसको उनको हाइलाइट कर सकते हो। नोट्स बनाना चाहो तो मंथली मैगज़ीन के नोट्स बना लीजिए, पर न्यूज़पेपर के नोट्स मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा और आपको अगर इसमें कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है तो आप देख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ किसी क्या बोलते हैं किसी इंग्लिश लेक्चरर की एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। हमें बहुत बेसिक सी वो चाहिए मीन्स इंग्लिश पर पकड़ चाहिए कि हम सिंपल लैंग्वेज में हमारा जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। है ना? यही सिंपल लैंग्वेज लिखनी वहाँ होती है मेंस में और यही सिंपल लैंग्वेज में इंटरव्यू में बोलना होता है। ज़्यादा वो इंग्लिश जार्गन्स यूज़ करोगे ग्रामेटिकल तो फिर नंबर ही कटते हैं। क्योंकि वो एग्ज़ामिनर्स बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि वो बहुत इंग्लिश में चैंपियन हैं। तो फिर उनको समझ नहीं आएगा तो फिर वो नंबर काटेंगे।
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ क्या? इस बार का प्रीलिम्स का जो मेरा एनालिसिस था मेरे पास सिर्फ़ 20 दिन थे, 20 दिन में भी 10 दिन तो मेरे वो एमए के एग्ज़ाम चल रहे थे, उनमें चले गए हैं और ये रिज़ल्ट आ गया था, उसमें चले गए थे। तो मैं प्रीलिम्स स्पेसिफ़िक कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाया। फिर भी मैं बहुत कंफर्टेबली प्रीलिम्स पास करके आया हूँ, है ना? और शायद आपको ये ऐसा लगे कि मैं प्रीलिम्स पास करने के बाद में बोल रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, उनको मैं पहले से ही पता है कि पेपर देते ही मैंने बोल दिया था कि प्रीलिम्स पास हो जाएगा आराम से। प्रीलिम्स का पेपर इस बार डिफ़िकल्ट नहीं था। कोई बोले, कुछ भी बोले बोल सकते हैं, किसी को लग सकता है। प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा-सा ट्रिकी था। पैटर्न चेंज हुआ, लोगों ने क्या है डिपेंडेंस बना ली थी एलिमिनेशन मेथड पे और इस बार वो एलिमिनेशन मेथड मिला नहीं उनको, तो वो फिर वो घबराहट होने लग जाती है, एंग्ज़ायटी होने लग जाती है। इस चक्कर में लोगों के पेपर फेल हुए हैं। है ना? लेकिन अगर आप एक अच्छा कामनेस पेपर में बना के रखें, पैटर्न चेंज होते रहते हैं और होते रहेंगे। तो आप अपने कंटेंट पे विश्वास रखिए। आपने अगर कंटेंट पे अच्छी बेसिक्स अच्छे से काम किया है, तो आगे प्रीलिम पेपर में कितना कुछ भी पूछे मीन्स कुछ भी जो सरप्राइज़ क्वेश्चन्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो कुछ भी पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आपके पास करने लायक क्वेश्चन्स उसमें मिल जाएँगे। आप ये विश्वास करिए अगर आपने बेसिक्स पे काम अच्छे से कर रखा है तो। इसलिए अपने बेसिक्स पे काम करिए। बेसिक्स मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पूछ लिया और वो आपको नहीं आता है, तो आपके बेसिक्स खराब हैं और आपको बेसिक्स पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आपके बेसिक्स ऐसे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पूछा और आपको पता है, फिर चाहे पॉलिटी से कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको पास करने लायक पास होने लायक जितने क्वेश्चन उसमें मिल जाएँगे। और हिस्ट्री में अगर आपको मान लो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, उसके फैक्ट्स आपको नहीं पता है कि वो 8 तारीख को चालू हुआ था, 8 तारीख को अनाउंस हुआ था। अब ये नहीं पता है आपको, तो आपके बेसिक्स ठीक नहीं है और आपको प्रॉब्लम होगी। तो अपने बेसिक्स पर काम करिए, फिर कोई भी कैसा भी पेपर आए, आपको वो पेपर पास होने लायक क्वेश्चन्स उसमें मिल जाएँगे उतने क्वेश्चन। तो ये बस विश्वास रखिए, अपने बेसिक्स पर काम करिए। मुझे आईआरएस मिलेगी जी। एंशिएंट और मॉडर्न के लिए मैंने जो स्पेक्ट्रम है वो यो प्रेफ़र करी थी और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मैंने नो ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफ़र करी थी। नो इश्यू अभी आपके पास टाइम है 2024 का अटेम्प्ट आ रहा है, उसके लिए अच्छे से टारगेट करिए, अपने बेसिक्स पर काम करिए, फिर पेपर का पैटर्न कैसा आता है, क्या आता है, कुछ नहीं आता है, उन चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, प्रीलिम्स पास हो जाएगा। प्रीलिम्स में मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मैंने 3 में से तीनों प्रीलिम्स पास किए हैं और इस बार का पेपर बिना प्रिपरेशन के भी हुआ है। तो प्रीलिम्स के साथ यही था कि मैंने मेरे बेसिक्स पर शुरू से काम किया, तो फिर मेरे को पास होने लायक क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं, चाहे सरप्राइज़ क्वेश्चन कितने ही हों। देखिए, एथिक्स की केस स्टडीज़ के लिए आप है ना, एक तो करंट में जो भी इश्यूज़ चल रहे हो ना, उनको पढ़ते जाइए, है ना? और न्यूज़पेपर में कि उनके सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं प्रॉब्लम जैसे थोड़े दिन पहले बहुत सारे आर्टिकल्स द हिंदू में जो ये मीन्स स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इनके इश्यूज़ जो चल रहे हैं मतलब ये बच्चों को 1 11 साल का बच्चे को हैदराबाद में मार दिया था। एक केरला में 14 साल के बच्चे को कुत्तों ने स्ट्रीट डॉग्स ने काट-काट के मार दिया था, है ना? तो ये टॉपिक बहुत चला, है ना? तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्रीट डॉग्स की इश्यू को लेकर केस स्टडी आ जाए, है ना? तो वहाँ से आपको उसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं, उसके इश्यूज़ क्या-क्या हैं, उसके रीज़न्स क्या-क्या हैं, एथिकल वैल्यूज़ इश्यूज़ क्या-क्या हैं, वो सब मिल जाएँगे उसमें, है ना? और वो चीज़ आप वहाँ कर सकते हो। एथिक्स का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक और ले व मैंने लेक्सिकन पढ़ी ज़रूर थी एथिक्स के लिए, लेकिन लेक्सिकन हद से ज़्यादा बल्की बुक है जिसका कोई मेरे को इतना रेलेवेंस लगा नहीं, है ना? तो केस स्टडीज़ तो आप न्यूज़पेपर, करंट अफ़ेयर्स इन पढ़-पढ़ कर ही केस स्टडीज़ आपकी तैयार हो जाएँगी। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ओपिनियन में तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, है ना? हो सकता है कि आपका सिलेक्शन आप 5वें अटेम्प्ट में जाके हो, तो अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं ना, तो 5 अटेम्प्ट तक आप किताबें लगातार नहीं पढ़ पाओगे। हुँ, सो आई थिंक खूब सारा टाइम हो गया आज हमें। प्रीलिम्स में मैंने 89 नहीं, इस बार 83 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे। पिछली बार 89 मैं 90 के आस-पास क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करता हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस बार पैटर्न चेंज था और मेरा इंटरव्यू 8 मई को ही था, तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू के बीच में ही द 20 दिन ही थे। तो प्रिपरेशन प्रीलिम्स स्पेसिफिक ना ही मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाया था, तो 2-3 ही कर पाया था, है ना? तो मैंने थोड़े 10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए, 83 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, है ना?
और पैटर्न चेंज था तो थोड़ा। हाँ, कोई इश्यू नहीं है। वर्ड्स मत काउंट करिए, कोई वर्ड्स काउंट नहीं करेगा, ना ही आपको करने हैं, ना ही एग्ज़ामिनर करने बैठेगा, है ना? बस ठीक-ठीक लिखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना होता है और बहुत कम भी नहीं लिखना होता है बस। आपको 2 पेज दिए हुए हैं, वो 2 पेज में कर दीजिए, बात खत्म। आपको जितने डायमेंशंस मिले वो अटेम्प्ट कर दीजिए, वर्ड्स कोई नहीं गिनता है। मैंने ऑनलाइन नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि ऑनलाइन नोट्स कैसे रहते हैं। मेरे और नोट्स ऑफ़लाइन ही हैं, ऐसे जैसे कि अ, ये मेरे सोशियोलॉजी के नोट्स हैं। मेरे को नोट्स वगैरह बनाने नहीं आते हैं, राइटिंग वगैरह भी खराब है तो ऐसे कंजस्टेड से हैं थोड़े, है ना? ऐसा-सा रहता है। My notes are not available on any platform right now. Just let me write my mains first, then I'll try to share my notes with you people. अभी 2 महीने हैं तो इनको स्कैन करने में अभी इतना टाइम नहीं है। तो अभी मेंस लिखने के बाद में मैं कोशिश करूँगा कि शेयर कर दूँ। हाँ, थैंक यू। तो चलो आज वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। आप पहले मेंस के क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लीजिए कुछ, है ना? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट जॉइन करोगे, उन टेस्ट सीरीज़ में कइयों में डेडलाइन्स होते हैं और पहले अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आपको लिखने की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो क्वेश्चन्स टेस्ट पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो वो टेस्ट खराब जाएँगे। एक बार थोड़े दिन 20-25 दिन, महीना भर कुछ क्वेश्चन्स खुद से लिख लीजिए और फिर देख लीजिए कि आप सही लिख रहे हो, तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए तो आज वाइंड अप करते हैं, खूब सारा टाइम हो गया। है ना? मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए और उम्मीद करते हैं जल्दी से सिलेक्शन करिए, फिर मिलते हैं फाउंडेशन कोर्स में, लवासना में और ऑल द बेस्ट सबको आपकी प्रिपरेशन के लिए। अच्छे से टारगेट करिए, डिसिप्लिन में रहिएगा, डिसिप्लिन मत जाने दीजिएगा, सारी सर्कमस्टेंसेस को छोड़िए, डिसिप्लिन में रहिए। जो भी सैक्रिफाइसेज़ अभी करोगे, बहुत मज़ा आएगा जब आप अ, क्या बोलते हैं, जब उस लिस्ट में नाम आएगा ना बहुत मज़ा आता है ना? सब बहुत अच्छा-अच्छा लगता है फिर। तो डिसिप्लिन में रहिए और वर्थ इट होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ होली, दिवाली, ईद, शादियाँ सब छोड़िए, जिस दिन लिस्ट में नाम आएगा बहुत अच्छा लगेगा, है ना? नहीं एंग्ज़ायटी मत डेवलप होने दीजिए, पार्ट एंड पार्सल है। मेरा भी पहला मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने उसके नेगेटिव से ज़्यादा उसकी अच्छाइयाँ देखी कि मैं इतना क्लोज़ पहुँचा, कट ऑफ के पास हूँ, तो मैं अब कर लूँगा। तो उसके पॉज़िटिव्स देखिएगा और सब हो जाएगा। ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। अ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम आप जो यूपीएससी टाइम का जो इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ से आपने शायद लिंक लिया होगा वहाँ पर उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रखी है तो वहाँ आपको कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर दीजिएगा मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा महरिया मनोज एक सेकंड में कमेंट में लिख देता हूँ हम्म, मेरे को कमेंट लिखना नहीं आ रहा कहाँ लिखते हैं ठीक है, चलिए आप है ना वो इंस्टाग्राम पर जो यूपीएससी टाइम्स का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर इन्होंने जो अभी आज वो डाला था, उसमें मेरी आईडी स्टोरी में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। किसी को कोई डाउट हो आप वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, थैंक यू। थैंक यू।